नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में। मैं ललित यादव अपनी 11th क्लास की एनसीईआरटी का अंतिम भाग लेकर के आप सबके सामने आज हाजिर हूं। और आज की क्लास के बाद हमारी 11वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। बहुत डिटेल में हमने लाइन बाय लाइन इस पूरी एनसीईआरटी को पढ़ा है और अगर इस पूरी एनसीईआरटी को आप कवर करते हैं तो भारत के सभी एग्जाम्स में आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सूचना, जल्दी ही यानी कि कल 11 बजे 31 घंटे की मेगा मैराथन क्लास आ रही है एम लक्ष्मीकांत की। आप सभी को उसमें जुड़ना है। खास करके हिंदी मीडियम के लिए विशेष प्रयास किया गया है, तो हिंदी मीडियम को अपना दम दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप भी उतने ही डेडिकेटेड हैं अपने स्टडी के प्रति जितना हम टीचर आप सभी के लिए मेहनत करते हुए ये सारी क्लासेस बनाते हैं इतने एफर्ट के साथ। तो वो 31 घंटे की बहुत बेहतरीन मेगा मैराथन क्लास होगी एम लक्ष्मीकांत की। सभी एग्जाम्स में आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पर पॉलिटी के सवाल एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक से ना आते हों। तो इसलिए उस क्लास के साथ जरूर जुड़ना है। 11 बजे से क्लास होगी, एक बार ध्यान रखिएगा। उस क्लास का लिंक मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी जहाँ जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में शेयर कीजिए उस लिंक को। हिंदी मीडियम का दम दिखाने का समय आ गया है। रिजल्ट ऐसे ही आएगा हिंदी मीडियम का जब उनके पास क्वालिटी की चीज़ें पहुंचेंगी तो वो दम जरूर दिखाना है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक इंट्रोडक्शन आप सब लोग मेरे बारे में जानते ही हैं। मैंने AA किया है, बीएड, एमफिल, पीएचडी, नेट क्वालिफाई है। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। ललित यादव की पाठशाला मेरा एनजीओ है जहाँ पर कुछ स्लम के बच्चों के लिए मैं वर्क करता हूँ। जो भी मेरी अर्निंग होती है उससे कुछ हिस्सा हम अपने बच्चों के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं, जिससे उनके लिए स्टडी में, पढ़ाई से लेकर उनके रहने सहने में काफ़ी चीज़ों में बदलाव हम लेकर के आए हैं। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो हर जगह मैं इसी नाम से मिलूंगा आपको, ललित यादव की पाठशाला के नाम से। फॉलो जरूर करना। पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपको इधर मिल जाएंगी। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो दोस्त बहुत सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना चाहते हैं, लाइव क्लास में डाउट अपने क्लियर करना चाहते हैं, एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस चाहते हैं और हर क्लास को कितनी भी बार देख करके और उसके डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछना चाहते हैं, सभी टीचर्स की क्लास चाहते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस चाहते हैं, यानी कि लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास, तो वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। ये सारे के सारे बेनिफिट मिलेंगे और आपकी तैयारी थोड़ी तेज हो जाएगी। कम समय में ज़्यादा अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे। इंडिया के सारे टॉप टीचर्स वहाँ पर हैं, मैं भी वहाँ पर हूँ। वहाँ पर अनअकैडमी पर एडमिशन लेने के लिए करना क्या है, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है मोबाइल में, फिर यूपीएससी सीएससी का गोल सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन, इसके ऊपर आपको टच करना है, तो आपके सामने फीस का स्ट्रक्चर जो है ओपन हो जाएगा। ये LY लाइव रेफरल कोड से आप किसी भी एग्जाम में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक कोर्स में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, वहाँ पर आपको पर्सनल कोच मिल जाता है और डेली मेंस की आंसर राइटिंग मिल जाती है, जो कि आपकी तैयारी को एक तरीके से फुल प्रूफ बना देता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है आइकॉनिक और प्लस में। ये फीस का स्ट्रक्चर है। कभी भी कोर्स में एडमिशन ले तो 1 साल से कम में नहीं लेना, 1, 2 या 3 साल में ही लेना। अगर फीस में डिस्काउंट चाहिए तो ये रेफरल कोड याद करके लगाना है, LYLIVE। इसको याद रखिएगा। जब भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले 10% डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो आपको यही कोड लगाना है, LY लाइव। इससे फीस में डिस्काउंट भी होगा, मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी और डिस्काउंट के बाद ये फीस आपकी 1, 2 और 3 साल की हो जाएगी। सेम ऐसे ही आइकॉनिक कोर्स जिसको पर्सनल मेंटर मिलता है, उसमें भी आप ये रेफरल कोड लगाना है आपको, LYLIVE। ये अप्लाई करेंगे 10% डिस्काउंट के साथ, ये फीस आपकी हो जाएगी। ऑप्शनल अगर आप अलग से पढ़ना चाहते हैं तो ऑप्शनल में भी 1, 2, 3 साल का ही कोर्स लेना। इसमें भी रेफरल कोड में LYLIVE ये अप्लाई करना है। फीस के नीचे अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, उससे डिस्काउंट हो जाएगा। कॉम्बो कोर्स में आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर कॉम्बो कोर्स का मैंने लिंक डाला हुआ है, उस लिंक से ही आपको कॉम्बो कोर्स मिलेगा। उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है, लगभग 20, 30, 40% डिस्काउंट आपको मिल जाता है। प्रीलिम्स में 6 महीने बचे हैं, तो अनअकैडमी पर 2021, 22 और 23 के लिए नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। हर हफ्ते नया बैच स्टार्ट होता है। हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल तीनों ही मोड में जो है वो क्लासेस अनअकैडमी पर स्टार्ट होती रहती हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 25 तारीख लास्ट डेट है आइकॉनिक फीस का
बढ़ने की, तो 25 से आइकॉनिक जो है सब्सक्रिप्शन उसकी फीस बढ़ जाएगी, तो उससे पहले ही ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरे कोर्सेज हैं अनअकैडमी पर, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्लासेस वहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। तो और बाकी टीचर्स के साथ भी अगर आपको पढ़ना है, बाकी सभी टीचर्स की क्लास चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो ये रेफरल कोड आपको अप्लाई करना है LY लाइव। PDF के लिए अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, इसको ज्वाइन कर लेना है, PDF आपको यहाँ से मिल जाएगा। और मेरी पर्सनल गाइडेंस के लिए LYLIVE इस कोड के साथ सब्सक्रिप्शन ले लेना, आपकी पूरी जर्नी तक आपको गाइड करने का काम मैं करूँगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो ललित यादव की पाठशाला मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने संविधान के राजनीतिक दर्शन के बारे में जाना, कुछ मूलभूत चीज़ों के बारे में जाना, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस तरीके से भारत की संविधान के अंदर किस भावना के साथ सम्मिलित किए गए और उनके कारण भारत के सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक चरित्र में किस तरीके का बदलाव आया, ये हम पुरानी क्लासेस में जान चुके हैं। अब हम थोड़ा सा एक स्ट्रक्चरल चीज जानेंगे कि भारत के संविधान में संघवाद, जिसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं, उसका क्या रोल रहा है। सबसे पहले आप सबको ये तो पता ही होगा कि संघवाद का मतलब क्या है, फेडरलिज्म का मतलब क्या है, यानी कि अलग अलग सरकारों का स्तर होना। तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल बना करके दिखाता हूं। संघवाद का आमतौर पर मतलब कहते हैं केंद्र व राज्यों में अलग अलग सरकार का होना, है ना, सरकार के अलग अलग स्तर का होना। आप देखोगे कई जगह पर पूरा देश राज्यों में बटा ही नहीं होता, एक देश होता है, उसी देश की एक ही सरकार होती है, राज्यों की अलग से सरकार, अलग से पावर नहीं होती है। लेकिन हम भारत में देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, कनाडा में देखेंगे, स्विट्जरलैंड में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक सरकार तो ऐसी होती है जो पूरे देश को कंट्रोल करती है, और उसके बाद जो छोटे छोटे राज्यों के में देश को बांटा जाता है प्रशासनिक सुविधा के लिए, उन छोटे छोटे राज्यों के में भी उनकी अपनी एक अलग सरकार होती है और उनके पास कुछ अपने अधिकार होते हैं, कुछ स्वायत्तता होती है। यानी कि कुछ अधिकार केंद्र के पास, कुछ अधिकार संघ राज्यों के पास। अब जब भारत आजाद हुआ तो जो हमारा मूल संविधान था, ये ध्यान रखें, जब हमारा मूल संविधान था तो उस मूल संविधान में संघवाद का स्तर इस तरीके से था, केंद्र व राज्य, ठीक है, केंद्र और राज्य दो स्तर पर सरकारें होती थी, एक केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार। लेकिन उसके बाद हमारे संविधान की संघवादी व्यवस्था में एक और बदलाव हुआ, और वो बदलाव हुआ 1993 के बाद, 1992 के बाद। 1992 में क्या हुआ, एक नया स्तर यहां पर जोड़ दिया गया, और वो नया स्तर, उसको हम बोलते हैं स्थानीय शासन। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन जिसमें आप पंचायती राज और नगर पालिकाएं देखते हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, इसमें हम दो तरीके की सरकारें देखते हैं, एक ग्रामीण जिसको हम पंचायती राज बोलते हैं, पंचायती राज, और दूसरी शहरी जिसको हम नगर पालिकाएं या नगर निगम बोलते हैं, नगर पालिकाएं। तो अब अगर आप देखोगे तो भारत में सरकार के 3 स्तर देखने को मिलते हैं, एक केंद्र के स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर, और एक स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर। और आप सभी लोगों के सबसे नजदीक जो सरकार होती है वो स्थानीय स्तर की सरकार होती है, उसके साथ आप सबसे ज्यादा करीबी रूप से जुड़े होते हैं। तो ये एक संघवादी व्यवस्था भारत में आपको देखने को मिलती है। इतनी बेसिक सी चीज है, ये आपको मैं पहले की क्लासेस में भी बता चुका हूं। यहां पर विशेषता क्या है इस संघवाद की, उसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है। विशेषता अगर आप देखोगे तो मान लेते हैं हमारे पास केंद्र है और राज्य हैं, अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो राज्य अधिकारों के मामले में देखोगे तो सबको बराबर होना चाहिए। समानता के दृष्टिकोण से देखोगे, भारत के संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। तो समानता के दृष्टिकोण से जैसे लोग समान होते हैं, ऐसे ही राज्य भी समान होते हैं, 28 के 28 राज्य। लेकिन क्या जितने भी राज्य बनाए गए हैं उन सभी की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति एक जैसी है प्रारंभ से ही? तो जवाब रहेगा नहीं।
कुछ राज्य अमीर होते थे, कुछ राज्य गरीब होते थे, कुछ मध्यवर्ती स्तर के होते थे। तो सेम सामाजिक न्याय की जो अवधारणा होती है, जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट मैंने पुरानी क्लासेस में आपको पढ़ाया, जिसमें क्या किया जाता है, अमीर व्यक्ति ज्यादा अमीर ना हो जाए और गरीब व्यक्ति ज्यादा गरीब ना हो जाए, इसके लिए सरकार निम्न स्तर के निचले तबके के वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रयास करती है, जैसे उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करना, विशेष स्कॉलरशिप की स्कीमें चलाना, खाद्यान्न अन्न अनाज उनको सस्ते दाम पर प्रदान करना, और उसके माध्यम से वो अमीर के बराबर ला करके उसको उठाने की कोशिश करती है और अमीरों के ऊपर अधिक टैक्स लगा करके उनको ज्यादा अधिक सुपर रिच बनने से रोकती है। तो सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा ही सामाजिक न्याय का सिद्धांत राज्यों के स्तर पर हमारी संघवादी स्तर व्यवस्था में भी देखने को मिलता है। और वो क्या, उसको हम समझेंगे। उसी को हम एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म बोलते हैं, यानी कि असममित संघवाद। असममित संघवाद का मतलब हर राज्य के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाना, बल्कि उनकी परिस्थितियों को देखते हुए हर राज्य के साथ अलग अलग तरीके से केंद्र के द्वारा दिया जाने वाला अनुदान। आमतौर पर अगर मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पर इसको समझिए, एक पिता है, एक माता पिता हैं और उनके 8 बच्चे हैं। अब आप कहोगे कि सर आज के टाइम में 8 बच्चे कहां से हो गए, क्या पूरी टीम ही बना दोगे? जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं और आप जनसंख्या को बढ़ावा दे रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर मान लो, मानने में क्या जाता है, और वैसे भी होते हैं आज के टाइम में भी, उत्तर भारत के लोग आज भी नहीं मानते हैं, उनका मनोरंजन बच्चे पैदा करके ही होता है। मान लेते हैं एक परिवार में 8 बच्चे हैं, तो माता पिता के पास अगर देखोगे तो माता पिता की नजर में तो सारे के सारे 8 बच्चे एक इक्वल हैं, बराबर हैं। तो क्या माता पिता सभी 8 बच्चों को बराबर ट्रीट करेंगे, एक जैसा मानेंगे? आप कहोगे बिल्कुल। लेकिन आप वास्तविकता में देखना कि वो 8 बच्चे हैं, तो हो सकता है उनमें से एक बच्चा जो है वो बहुत कमजोर सा हो, डरा सहमा सा रहे, तो पतला दुबला सा हो। तो ऐसे में माता पिता उसकी विशेष देखभाल करेंगे, उसको हमेशा अपने साथ रखेंगे, है ना। उसके लिए खाने पीने का इंतजाम थोड़ा अलग से करके देंगे कि बाकी लोग उसका हिस्सा ना मार ले, कि जो हट्टे कट्टे बच्चे हैं वो भी उसका हिस्सा ना ले ले। इस तरीके का व्यवहार उसके साथ किया जाएगा। और जो हट्टा कट्टा समर्थ होगा, अच्छा होगा, तो उसको थोड़ा खुला छोड़ दिया जाता है कि चलो भाई तुम जाओ, तुम्हारे आगे पीछे हम घूमने की हमारे माता पिता को जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने आप सक्षम हो। लेकिन जो कमजोर है उसको जरूरत है माता पिता की, तो माता पिता उसके साथ थोड़ा ज्यादा समय तक जुड़े रहते हैं और उसके साथ थोड़ा भावनात्मक रूप से भी जुड़ते हैं, तो उसको कुछ विशेष सुविधाएं माता पिता देते हैं। सेम यही व्यवस्था भारत में संघवादी स्तर पर भी देखने को मिलती है। माता पिता को हम मान लेंगे केंद्र सरकार, और जो 8 बच्चे थे उनको हम मान लेंगे हमारे वर्तमान के 28 राज्य। तो हर राज्य की परिस्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देती है, उनके कुछ विशेष तरीके से मदद करती है। तो हमारे यहां पर जो हम संघवाद के बारे में पढ़ रहे हैं वो असममित संघवाद के बारे में पढ़ रहे हैं। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म उसको बोला जाता है, यानी कि सभी राज्यों के साथ बराबर व्यवहार नहीं बल्कि असमान व्यवहार करना। और यहां पर ये असमान व्यवहार किसी के साथ भेदभाव नहीं है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, सकारात्मक भेदभाव। जैसे हम आरक्षण के मामले में देखते हैं, गरीब तबकों को दिया जाने वाला आरक्षण, पिछड़े वर्गों को दिया जाने वाला आरक्षण, वो सकारात्मक भेदभाव है, राज्य की तरफ से किया गया प्रयास, ताकि वो अपनी परिस्थिति अपनी स्थिति को उच्च स्तर पर ला सके, अपना उत्थान कर सके। इसी चीज को यहां पर आपको समझना है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर से संबंधित अनुच्छेदों को जगह देकर भारतीय संविधान ने असमतोल संघवाद जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को अपनाया। असमतोल संघवाद मैंने समझा दिया, उसका मतलब यही है जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, सभी राज्यों के साथ उनकी परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना, एक जैसा व्यवहार नहीं होना। अब जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर का जिक्र इसमें इसलिए किया गया है क्योंकि पुस्तक थोड़ी सी पुरानी हो गई है। अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर वहां से थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य नहीं रहा, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आप सभी को याद है 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसके बाद से उनका विशेष राज्य का जो दर्जा था अनुच्छेद 370 के तहत जो उनको मिला हुआ था वो वहां से हट गया है। अब केवल पूर्वोत्तर, ठीक है, तो अब केवल पूर्वोत्तर से संबंधित अनुच्छेद जो है उसमें आप देखोगे विशेष प्रावधान किया गया है उनके लिए।
और इसी को असमतोल संघवाद या एसिमेट्रिक फेडरलिज्म कहते हैं। संघवाद से संबंधित अध्याय में हमने देखा था कि संविधान में एक मजबूत केंद्रीय सरकार की बात मानी गई है। संघवाद फेडरलिज्म मैं करवा चुका हूं, इसी प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में 11th क्लास के सभी चैप्टर्स हैं और फेडरलिज्म के ऊपर एक लगभग 3 से 4 घंटे का मेगा मैराथन क्लास मिलेगी, उसको देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है वो। संविधान का झुकाव केंद्र सरकार की मजबूती की तरफ तो है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों की कानूनी हैसियत और विशेषाधिकारों में महत्वपूर्ण अंतर है। यानी कि जो केंद्र सरकार को तो एक मजबूत इकाई, एक मजबूत माना है झुकाव संविधान का कि भाई केंद्र सरकार जो मजबूत रहेगी, लेकिन जो राज्य हैं जितने भी, उन राज्य की सरकारों को भी थोड़ा महत्व दिया गया है। उनको भी आप देखोगे तो 7वीं अनुसूची के माध्यम से कुछ स्वतंत्रताएं, कार्य करने की स्वतंत्रताएं, कानून बनाने की स्वतंत्रताएं, अपना शासन प्रशासन करने की स्वतंत्रताएं हैं, जो जिसको हम राज्य सूची के विषय बोलते हैं, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं। लेकिन जब हम विभिन्न इकाइयों को देखेंगे तो उनकी कानूनी हैसियत जो और जो विशेषाधिकार है उसमें अंतर मिलता है, वो बराबर नहीं है। अमेरिकी संघवाद की संवैधानिक बनावट समतोल है, लेकिन भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से असमतोल है। इसका मतलब समझिए, 2-3 तरीके से मैं आपको समझाता हूं। अमेरिका में 50 राज्य हैं और हर राज्य को बराबर इक्वल अधिकार दिए जाते हैं केंद्र की तरफ से, सेंटर की तरफ से। सीनेट जो वहां का सबसे प्रमुख सदन है, उनके वहां की जो संसद है जिसको कांग्रेस कहा जाता है, उसका उच्च सदन है जिसको हम सीनेट कहते हैं, और वो सीनेट वहां का सबसे पावरफुल सदन है। उस सीनेट में देखोगे तो कुल मिलाकर के 100 सदस्य होते हैं, यानी कि हर राज्य से 2 सदस्यों को लिया जाता है। फिर वो चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा हो या मध्यम स्तर का हो, चाहे वो बहुत अमीर हो, गरीब हो या मध्यम स्तर का हो, हर किसी को बराबर अधिकार, बराबर सीटें वहां पर दी गई है। तो उसको समतोल संघवाद कहा जाता है, समतोल संवैधानिक बनावट कहा जाता है कि इक्वल, कुछ भी चीज हो जाए सबको बराबर अधिकार देना। भारत में क्या है, भारत में असमतोल संवैधानिक जो है, संवैधानिक रूप से संघवाद की असमतोल पद्धति को अपनाया है। 28 राज्य हैं, आप देखोगे तो हम भारत का कोई भी सदन ले लेंगे, चाहे फिर वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी में भी राज्यों को बराबर सीटें नहीं आवंटित की गई है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश को भी लोकसभा में 10 सीट दी जाए, हरियाणा को भी 10 दी जाए, दिल्ली को भी 10 दी जाए, गोवा को भी 10 दी जाए, मणिपुर मिजोरम को भी 10-10 दी जाए। ऐसा तो नहीं है भारत में। भारत में तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। तो ऐसे में आप देखोगे कि लोकसभा और राज्यसभा में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास लोकसभा में 80 सीटें हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास केवल 1 ही सीट है। तो जो छोटे कम सीट वाले जो राज्य होते हैं, उनका महत्व सरकार बनाने में नहीं रहता है, उनकी भूमिका सरकार बनाने में महत्वपूर्ण नहीं रहती है। तो ऐसे में उनको डर लगा रहता है कि जब इनकी भूमिका सरकार बनाने में नहीं है, तो ऐसे में जब सरकार बनेगी सेंटर की, तो वो इन कम महत्वपूर्ण राज्य भूमिका वाले राज्यों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, और ऐसे में इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो इनका विकास नहीं होगा, क्योंकि जिसकी सरकार बनेगी और जिसको जहां से सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे वो तो उसी को ही डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। तो ये डर जो है हमारे संविधान निर्माताओं को प्रारंभ में ही था, शुरुआत से ही उनको पता था कि भारत में हर चीज को बराबर करके रखना, हर मामले में समानता के नाम पर बराबरी कर देना वो गलत होगा, क्योंकि भारत में जिस तरीके से लोगों में विविधता है, वैसी ही विविधता, वैसी ही डाइवर्सिटी राज्यों के स्तर पर भी देखने को मिलती है। तो उन्होंने सामाजिक न्याय का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं सोशल जस्टिस की थ्योरी, उसको राज्यों के स्तर पर भी लागू किया, और जो कमजोर राज्य थे, जो छोटे राज्य थे, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान संविधान में कर दिए गए, और उसी को हम असमतोल संघवाद कहते हैं। बड़े राज्यों के पास अधिक शक्तियां हैं, तो जो छोटे राज्य हैं, कमजोर राज्य हैं, जो गरीब राज्य हैं, पिछड़े हुए राज्य हैं, तो उनके लिए संविधान ने विशेष प्रावधान कर दिए कि चलो इनको नजरअंदाज नहीं कर पाए, कोई भी सरकार आई केंद्र में, वो इनके विकास को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर पाए। कुछ एक इकाइयों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना में बराबर इस बात का ख्याल रखा गया कि इन इकाइयों के साथ संबंध अनूठे रहें,
अथवा इन्हें विशेष दर्जा प्रदान किया जाए। मसलन भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर का विलय इस आधार पर किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत इस प्रदेश की स्वायत्तता की रक्षा की जाएगी। यह एकमात्र प्रदेश है जिसका अपना संविधान है। अब इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेना है। ये बुक क्योंकि एनसीईआरटी है, पुस्तक पुरानी हो गई है और बहुत 10-15 साल में एनसीईआरटी नई अपडेट करती है, तो ये तो बहुत पुराना हो गया, इसको अपडेट कर लेना है। अब इसको ये हटा देना है, ये लाइन ही काट देनी है आपको, ये पूरी लाइन ही आपको बुक से काट देनी है। क्यों? क्योंकि अब जम्मू कश्मीर का अपना अलग से संविधान नहीं है। हाँ, जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया था उस समय जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान बनाने की परमिशन दी गई थी और उन्होंने अपना एक जम्मू कश्मीर का अलग संविधान बनाया भी, और उसी के आधार पर उन्होंने काफी लंबे समय तक अपने शासन भी किया। तो जम्मू कश्मीर के ऊपर 2 संविधानों के तहत शासन होता था, एक जम्मू कश्मीर का संविधान और एक कुछ मामलों में भारत का संविधान। और ऐसे में भारत में एक दोहरी पद्धति देखने को मिलती थी, एक तो पूरे भारत के लिए एक अलग व्यवस्था और जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष अलग व्यवस्था। तो संघवाद में इसको एसिमेट्रिक फेडरलिज्म बोलते हैं, असमतोल संघवाद का उदाहरण था कि जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था कर दी गई, और वो यहां तक कि संविधान के तौर पर भी। अब हालांकि 2019 में उसका वो दर्जा छीन लिया गया, अब वो राज्य भी नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो इसलिए इसको अपडेट कर लेना है। ठीक है। ठीक इसी तरह अनुच्छेद 371 के तहत पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। यह अनुच्छेद न सिर्फ नागालैंड में पहले से लागू नियमों को मान्यता प्रदान करता है, बल्कि आप्रवास पर रोक लगाकर स्थानीय पहचान की रक्षा भी करता है। अब आप देखोगे आर्टिकल 371 के अंतर्गत उत्तर पूर्व के कई सारे राज्य उसमें आते हैं, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स बोलते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो सारे के सारे प्रदेश अगर आप देखो तो वहां पर जनजातियां हैं, अलग अलग प्रकार की, हजारों प्रकार की जनजातियां हैं, उनकी अपनी अपनी एक सांस्कृतिक विशेषता, सांस्कृतिक विरासत है। अब ऐसे में अगर बाहरी लोग वहां पर जाते हैं और बाहरी लोग वहां पर जाकर के रहना शुरू कर देते हैं, बसना शुरू कर देते हैं, तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो अल्पसंख्यक होने का उनका खतरा हो जाता है, क्योंकि उनकी जनसंख्या काफी कम है वहां पर। और जब वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो सरकार, आपको पता है सरकार की टेंडेंसी किन की तरफ होती है, जहां से उनको ज्यादा वोट मिलता है, जो उनका बड़ा वोट बैंक होता है, उसी के लिए सरकार ज्यादा बेहतर काम करती है। तो वहां के लोगों को डर लगा रहता था कि भाई हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो हमारी भाषा के ऊपर दूसरों का कब्जा हो जाएगा, हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी, हमारे संसाधनों के ऊपर दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे, यानी कि उनको अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडराने लगा। उसी चीज को लेकर आप देखोगे आज भी उत्तर पूर्व में कई जगह पर विरोध होता रहता है। खास करके जब नागरिकता संशोधन अधिनियम आया तो उत्तर पूर्व में बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था, बहुत ज्यादा विद्रोह वहां पर किया गया था। तो उन्हीं सब चीजों से बहुत पहले से संविधान के निर्माता उस समय चिंतित थे, उनको पता था इसके बारे में, तो इसलिए उन्होंने संविधान में एक आर्टिकल डाला जिसको अनुच्छेद 371 बोलते हैं, और इसके तहत उत्तर पूर्व के राज्यों को कुछ विशेष छूट, कुछ विशेष सुविधाएं दी गई। फिर वो प्रशासन से संबंधित थी, कुछ क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित थी, कुछ मामलों में उनको आप देखोगे 5वीं और 6ठी अनुसूची बना करके जनजातीय प्रदेशों को वहां पर भी स्थानीय स्तर पर प्रशासन करने की स्वायत्तता दी गई, और भी सरकार समय समय पर उनके लिए प्रयास करती रही है। तो बहुत से अन्य प्रदेशों को भी ऐसे विशेष प्रावधानों का लाभ मिला है, और ये लाभ अगर आप देखोगे तो केवल राज्यों को ही नहीं बल्कि कई राज्यों के कुछ विशेष स्थानों को भी मिला है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, एक विदर्भ नाम के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों के लिए भी कुछ विशेष राज्यपाल को शक्तियां दी गई है कि वो विशेष तरीके से काम कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं गुजरात और महाराष्ट्र के स्तर पर। तो भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रदेशों के साथ इस असमान बर्ताव में कोई बुराई नहीं है, और ये बिल्कुल सही भी है। कोई बाहरी व्यक्ति अगर एकदम से भारत के संविधान को देखेगा तो उसको लगेगा क्या यार, भारत का क्या संविधान है। अगर कोई अमेरिकन लोग या ब्रिटिशर्स इंडिया में आएंगे और वो विचारक होंगे तो उनको देख, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते कहेंगे क्या यार, ये लोग बोलते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी, समानता समानता, कहीं पर भी समानता नहीं है, इतना उलझा हुआ स्ट्रक्चर है, इतना जटिल स्ट्रक्चर है, क्या बताएं, इससे अच्छा तो हमारा ही देश का संविधान है। उनको इस तरीके से चीजें महसूस होंगे। लेकिन
जब वो अगर कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान को बहुत डिटेल में पढ़ेगा, समझेगा, उसका भाव समझेगा, और भारत की जो सामाजिक संरचना है, जो भौगोलिक संरचना है, उसके बारे में थोड़ी सी गहरी समझ रखेगा, तो उसको पता चलेगा कि ये इस तरीके की असमानता कोई भेदभाव वाली असमानता नहीं है, और ना ही ये कोई बुराई है, बल्कि ये समानता लाने के लिए किए गए विशेष प्रयास है, इक्वेलिटी लाने के लिए किए गए विशेष प्रयास है। हालांकि भारत संविधान में मूल रूप से यह बात नहीं कही गई, परंतु आज भारत एक बहुभाषिक संघ है, बिल्कुल सही बात है। आप देखोगे हर 50-60 किलोमीटर के बाद आपको अलग अलग बोलियां मिलेंगी। हिंदी भाषा भी लोगे तो हर 50-60 किलोमीटर के बाद आपको बोली उनकी चेंज मिलेगी। आप किसी भी क्षेत्र में रहते हो, आप देखोगे 150, 200, 300 किलोमीटर की दूरी पर भाषा ही बदल जाती है, अलग अलग भाषाएं देखने को मिलती हैं। 22 भाषाओं को तो संविधान ही मान्यता देता है। उनके अलावा और भी सैकड़ों भाषाएं हैं भारत में जो बोली जाती हैं अलग अलग जगहों पर। तो एक बहुभाषिक संघ है। हर बड़े भाषाई समूह की राजनीतिक मान्यता है और इन्हें परस्पर बराबरी का दर्जा प्राप्त है। इस तरह भारत के लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद ने सांस्कृतिक पहचान के दावे को एकता के दावे के साथ जोड़ने में सफलता पाई है। भारत में एक भरा पूरा राजनीतिक मैदान मौजूद है, जिसमें परस्पर प्रतिस्पर्धी बहुविध अस्मिताओं को राजनीतिक दावेदारी करने की छूट है। इसका मतलब यह है कि भारत में चाहे आप किसी भी क्षेत्र के हो, भाषा के हो, वहां पर आप देखोगे उन सभी को राजनीति में प्रवेश करने का जो है एक विकल्प स्वतंत्र रूप से दिया जाता है। वो राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं, सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं। उनको विशेष उत्थान के लिए आप देखोगे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण भी दिया जाता है, सीटों का। महिलाओं को केंद्र के स्तर पर नहीं मिलता, लेकिन कुछ राज्यों में दिया जाता है। अगर स्थानीय शासन में देखेंगे, लोकल गवर्नमेंट में देखेंगे, तो वहां पर महिलाओं को भी आरक्षण है अनुसूचित जाति और जनजातियों के साथ। तो उन सबको भागीदार बनाने के लिए भी सरकार के द्वारा विशेष प्रावधान कर दिए जाते हैं, और यही हमारे संघवाद की विशेषता है। और इसी ने ही हमारे पूरे भारत को एकता, ध्यान रखिए, एकता के दावे के साथ जोड़ने में सफलता पाई है। और इसी से ही हम कह सकते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है भारत में, विविधता में एकता, वो यहां पर लागू होता है। अब मैम आ जाती है और मैम पूछती है, मैं सचमुच चकित हूं, कौन कहता है कि हमारा संविधान सिर्फ नकल है? हर बाहरी अंश पर हमने अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। और इन्होंने करारा जवाब दिया है उन सभी लोगों को, उन सभी विचारकों को जो भारत के संविधान की आलोचना करते हैं, और भारत के संविधान की आलोचना, क्रिटिसिज्म करते हुए कहते हैं कि भारत का संविधान खुद का संविधान नहीं, बल्कि चोरी का संविधान है, नकल किया गया संविधान है, दूसरे देशों से चीजें लेकर के बनाया गया संविधान है। तो इन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि हमने आइडिया जरूर लिया, लेकिन जितने भी प्रावधान डाले उन सभी प्रावधानों में हमने अपनी भारतीयता की छाप छोड़ी। फिर संघवाद का उदाहरण तो आपके सामने है ही, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता का संघवाद अगर देखोगे, फेडरलिज्म देखोगे, तो वहां का संघवाद भारतीय संघवाद की तरह नहीं है। भारतीय संघवाद में आपने क्या देखा? एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, असममित संघवाद, असमतोल संघवाद, यानी कि अलग अलग के साथ अलग अलग तरीके का बर्ताव, और वो भी बुराई तरीके से नहीं, द्वेषपूर्ण भाव से नहीं, बल्कि उनको बराबरी का हक दिलाने के लिए किए जाने वाले विशेष प्रयास। तो भारत का संविधान तो भाई भारत का संविधान ही है, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ही बनाया गया है। तो अगली बार से आपको कोई कहे कि भारत का संविधान खुद का नहीं है, तो उसमें घबराने की या अपने आप को बेइज्जत महसूस करने की जरूरत नहीं है। अपने संविधान के बारे में प्राउड करने की आवश्यकता है, और उनको प्राउड करके बताओ भाई कि कौन सी चीज है जो तुम्हारी है और वो वैसी की वैसी हमारे पास है, बताओ जरा। अगर वो कोई भी पॉइंट बोले तो उसको बताओ, उसका तर्क दो कि देखो ये भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इस तरीके की चीजें बदलाव की गई है। संघवाद का उदाहरण आपके सामने है। हर पहलू को देख लो, हर पहलू में हमने अपनी भारतीयता की चीजों को जोड़ा है। भारतीय संविधान में इन दो पहचानों, जो भाषा और धर्म की बात की गई, उसके बारे में यहां पर दो पहचान बोला जा रहा है कि बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, फिर भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई है। इसे धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल बनाने के संबंध में हुई बहस से स्पष्ट किया गया।
संविधान में ऐसे निर्वाचक मंडल की बात नकार दी गई। पृथक निर्वाचक मंडल की बात को नकारने का कारण यह नहीं था कि इसको मानने पर विभिन्न धार्मिक समुदायों में भेद पैदा होता अथवा इससे राष्ट्रीय एकता की धारणा पर खतरा उत्पन्न होता है। इसको नकारने का कारण यह था कि इससे राष्ट्रीय जीवन सहजता में बाधा पहुंचती है। तो इसका उदाहरण आप समझेंगे, जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था और हमारी संविधान सभा बनाई जा रही थी, तो उस समय संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ वो धर्म के आधार पर नहीं हुआ। और जो वहां पर संविधान सभा में दो तरीके के सदस्य थे, कुछ नामांकित जो देशी रियासतों से आए थे और कुछ निर्वाचित जो प्रांतीय विधानसभाओं से चुन करके वहां पर आए थे। और उन सभी का चुनाव या नामांकन देखोगे तो धर्म के आधार पर नहीं हुआ। और इसीलिए भारत में जब धार्मिक आधार पर निर्वाचक मंडल की प्रारंभ की बात कही गई थी तो उसको नकारने का एक ये कारण भी थे कि भाई उससे देश की एकता को भी खतरा होता, आपसी धार्मिक तनाव भी उत्पन्न होता। लेकिन सबसे प्रमुख समस्या जो थी, प्रमुख कारण था, वो ये था कि राष्ट्रीय जीवन जो है उसमें बाधा पहुंचती, राष्ट्रीय जीवन की सहजता में बाधा पहुंचती। कोई भी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस नहीं कर पाता, एक दूसरे की चीजों के साथ उनके साथ मेल मिलाप करने में बहुत हिचकता, डर लगता। यानी कि एकदम बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम बिल्कुल अलगाव चीजों में हो जाता। ऐसे समाज में भारत में आप कैसे रहते हैं? रह ही नहीं पाते, संभव ही नहीं था। तो इसीलिए जब 1909 में धर्म के आधार पर निर्वाचक मंडल की स्थापना की बात कही गई थी, तभी से हम उसका विरोध करते आए हैं। हालांकि मुस्लिम लीग वो उस चीज को स्वीकार करती थी, लेकिन जो भारत की जो मुख्य पार्टी थी और भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सभी ने उस चीज को स्वीकार करने में हमेशा मनाही रखी, मन से वो उस चीज को नहीं चाहते थे। तो धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल को अस्वीकार करना भी यही एक था। अब बात कर लेते हैं प्रक्रियागत उपलब्धि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? या ऐसे ही मैं एक तरफा बोले जा रहा हूं, पढ़ाई जा रहा हूं और आप सब लोग बस करे जा रहे हैं चैट, और लोग आते ही नहीं है, जब समझ में नहीं आता। लोग मतलब जिनको इतने डिटेल में विस्तार से सारी चीज़ें समझाई जा रही है लाइन बाय लाइन, उस क्लास में लोग घुसना ही पसंद नहीं करते, स्टूडेंट भी। और जहाँ पर उनको सारी की सारी चीज़ें बस समझाने के बजाय लोग सिर्फ लाइन पढ़ पढ़ करके बोल दे रहे हैं, वहाँ पर भाग भाग करके हजारों की संख्या में भीड़ जाती है और देखते कि अरे वाह कितना अच्छा करा दिया। अब एग्जाम पास कराना है तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, समझ बनानी पड़ेगी, और समझ विकसित कर रहे होंगे तभी चीज़ें होंगी दोस्तों। बिना समझ विकसित करे चीज़ें नहीं होंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए रिजल्ट भी कम ही लोगों का पास होता है, कुछ लिमिटेड लोग ही पास करते हैं। तो जहाँ पर भीड़ जारी होती है, उस भेड़ चाल में, उस भीड़ में से ध्यान रखना कि वहाँ से नहीं निकलेगा कोई नेता, लीडर वही निकलेगा जो अपनी एक स्वतंत्र अलग पहचान बनाएगा, अपने अलग तरीके से तैयारी करेगा। तो एक सिविल सर्वेंट, एक अभ्यर्थी जो एग्जाम पास करने वाला होता है, हिंदी माध्यम से भी वही निकलेगा जो भेड़ चाल में नहीं घुसेगा, वो चीज़ों को समझेगा और गुणवत्ता के अनुसार चीज़ों को परखेगा और फिर वो अपनी स्टडी पे, पढ़ाई पर आगे फोकस करते हुए चलेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है कि आपको एक बार के लिए चीज़ों को डिटेल में जानना है, समझना है, और वही चीज़ें आपके काम आएंगी। एग्जाम भी आपका यहीं से ही पास होगा। केवल बातों से या बड़े बड़े दावे कर देने से किसी के भी उससे आपका एग्जाम पास नहीं होगा। वो सब दावे और वो बातें हमेशा होती रहेंगी, पहले से भी होती आ रही हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? ढाक के 3 पात। ये दावा कर देना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, दावों से कुछ नहीं होता है। आप लोगों को खुद ही समझदारी से काम करना पड़ेगा। आप लोगों को खुद ही ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ किस तरीके को हम समझेंगे तो हम आंसर अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। सोचने समझने वाला इंसान बनना पड़ेगा। दावों के खेल में, भावनाओं के खेल में फंसने से बचना होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक सही तरीके से यूपीएससी के एस्पिरेंट की तरह अभिवृत्ति दिखाते हुए वो आपको स्टडी में भी दिखानी पड़ेगी, पढ़ाई में भी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में हम जाते हैं, लेकिन वो डिटेल आपके लिए फायदेमंद होती है। और जोश से बने रहना चाहिए। हाउस द जोश, कैसा है जोश? हाउस द जोश भाई, कैसा है जोश? एक हाई जोश होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स में कि हाँ कुछ है, कुछ करना चाहते हैं, वो दम दिखना चाहिए आप सभी के अंदर। ठीक है, चलिए
प्रक्रियागत उपलब्धि की अगर हम बात करें तो हमने 5 केंद्रीय विशेषताएं हमारे संविधान की बताई और उन्हीं को हम संविधान की आधारभूत उपलब्धियां कह सकते हैं। 5 विशेषताएं हमने कौन सी बताई? स्वतंत्रता हमने बताई, उसके साथ साथ हमने सामाजिक न्याय बताया, धर्मनिरपेक्षता बताई, हमने उसके साथ हमारी संघवादी व्यवस्था उसको बताया, सार्वभौमिक मताधिकार और राष्ट्रीय पहचान, इन सब चीज़ों को हमने बताया, इनके ऊपर डिस्कस किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो भारत के संविधान की मूल विशेषताओं में आप सम्मिलित कर सकते हो। इन्हीं को हम भारत के संविधान की मूल विशेषताएं कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उपलब्धियां प्रक्रियागत भी हैं। और एक बार अगर आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, अगर आप अनअकैडमी का कभी भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रेफरल कोड जरूर यूज़ कीजिएगा, LY Live, LYLIVE। इससे आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम तक पर्सनली गाइड करता हूँ। उससे आपका रास्ता थोड़ा आसान मेरी तरफ से बनाने की कोशिश होती है और एक सही दिशा में आपको ले जाने की कोशिश होती है। तो हम दोनों मेहनत करेंगे, आप और हम मिलकर के एक सही दिशा में चलेंगे तो सफलता का रास्ता खुल सकता है। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कम से कम इस कोड का भी यूज़ करना शुरू कीजिए। बहुत सारे आप लगाते हैं लेकिन इस कोड का यूज़ अभी भी नहीं हो पा रहा है। जिस क्वालिटी और जिस मेहनत से हम आपको क्लासेस दे रहे हैं उस हिसाब से इसका आउटपुट नहीं हो रहा है ना। तो LY Live कोड को भी आप अप्लाई कीजिए। इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा बना रहता है और हम भी आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हुए आपके लिए और बेहतर क्लासेस लेकर के आते रहते हैं। प्रक्रियागत उसमें अगर देखें तो अव्वल तो यह है कि भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श में है। हम इस बात को जानते हैं कि बहुत से समूहों और हितों की संविधान सभा में समुचित नुमाइंदगी न हो सकी, लेकिन इस सभा की बहसों से यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि संविधान निर्माताओं का नजरिया यथासंभव सबको शामिल करने का था। यह खुलापन इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता परिणामों को अपने स्वार्थों की तुला पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि की तुला पर तोलकर परखने के लिए तैयार है। और इससे यह भी पता चलता है कि संविधान निर्माता असहमति और विभेद को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते थे। इसको समझिएगा ध्यान से। भारत का संविधान जब बनाया गया तो संविधान सभा में जितने भी लोग थे वो सभी लोगों को अगर आप देखोगे तो भारत की पूरी विविधता का प्रतिनिधित्व वो नहीं करते थे। आपको हो सकता है कि लगे कि भारत की संविधान सभा में तो सभी लोग, बहुत सारे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोग थे, लेकिन सभी को उसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला था क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी भारत में। तो ऐसे में जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो बहुत बड़ी संभावना थी, ये हो सकता था कि उन लोगों के हक की बात ही ना उठाई जाए, उन क्षेत्रों के लिए कोई कार्य प्रयास ही ना किया जाए। लेकिन भारत के संविधान की प्रक्रिया, जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो इतनी खूबसूरत, उसकी खूबसूरती देखिए कि संविधान निर्माता जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि हम किस समुदाय से हैं, किस भाषा से, किस क्षेत्र से हैं, हमें ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए, दूसरे लोग कम हैं तो उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए, बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको किनारे कर देना चाहिए। इस तरीके की सोच ही नहीं थी उनकी। उन्होंने तो संविधान बनाते समय सभी पहलुओं को बराबर वैल्यू दी, सभी क्षेत्रों को, सभी विविधताओं को एक साथ समाहित करने का प्रयास किया, चाहे उनका संविधान सभा में प्रतिनिधित्व हो या ना हो, लेकिन सबको वैल्यू वहां पर बराबर दी गई। और हर मामले के ऊपर संविधान सभा में डिबेट हुए, बहस हुई, और उन बहस में आप देखोगे तो हर बहस में एक ही निचोड़ निकल करके आता था कि सभी लोगों को एक समान मानते हुए सभी लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। और यही हुआ भी। और उसका देखो, आज के टाइम में देखोगे भारत का संविधान इतना पुष्पित पल्लवित रहा है, एकदम फला फूला है, और हमारा समाज इतना विकास कर पाया है, इतना उन्नति कर पाया है। उसका कारण यही है कि सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों, सभी धर्मों, सभी भाषाओं, सभी जातियों, सभी जेंडर, मतलब हर मामले में आप देखोगे तो सबके साथ इक्वल सा ही व्यवहार है। और जो इक्वल नहीं थे, जो पिछड़े हुए थे, उनके लिए उत्थान के लिए विशेष प्रयास की बात की गई। यानी कि प्रतिनिधित्व सबको दिया गया, उस मामले में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हुआ। और संविधान निर्माता थे, वहां पर असहमति लोगों के बीच में होती थी, जब डिबेट होता था, बातचीत होती थी। अब कभी भी आप चर्चा विचर्चा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक मुद्दे के ऊपर सभी लोग सहमत हो जाएं, सबकी अपनी अपनी राय होगी। चाय ले लीजिए उदाहरण के लिए, चाय,
टी की बात कर लेते हैं। अब आप कहोगे कि सर चाय का तो बस मतलब यूपीएससी के स्टूडेंट और चाय का तो सर जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, इससे बेहतर तो चीज़ है ही नहीं हमारे लिए। तो ऐसे में हो सकता है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको अच्छी लगती हो चाय, आपकी एनर्जी का सोर्स हो, लेकिन हो सकता है कि मेरे जैसे भी लोग होते हैं जिनको चाय पसंद ही नहीं हो, तो हमारी राय चाय को लेकर के अलग हो सकती है। कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो ऐसे हो कि भाई कभी कभार चाय ले लेते हो, तो उनको भी उनकी राय अलग हो सकती है ना। तो सभी की राय एक मुद्दे के ऊपर अलग अलग देखने को मिलेगी। ऐसे ही संविधान सभा में भी था। लेकिन जब संविधान सभा में जब अलग अलग राय होती थी, तो वहां पर आज के संसद में जो प्रक्रिया होती है उस तरीके से कार्यवाही नहीं हुई। आज के टाइम में तो देखोगे कि अगर कोई मुद्दा आया है, उस मुद्दे के ऊपर अगर किसी ने अपने विचार रख दिए अपनी पार्टी के अलावा, पार्टी से अलग होकर के, तो भाई उसकी तो खैर नहीं, सामत आ जाती है, उसको अगली बार उसी समय से ही उसको किनारे कर दिया जाता है और उसका राजनीतिक कैरियर जो है तबाह कर दिया जाता है। यानी कि अपने खुद के विचार से असहमति जो है उसको स्थान नहीं है यहाँ पर वैसे भी असहमति के नाम पर शोर शराबा ही होता है, मार पिटाई ही होती है। सबसे बड़े दंगे जो हैं वो संसद के अंदर या राज्यों की जो विधान मंडल हैं उसी में ही होते हैं। आपस में जो लड़ाई झगड़े जो आपस में वो लोग करते हैं राजनीतिक पार्टियों के नाम पर, वो होती हैं। तो असहमति को अब लगता है कि जगह ही नहीं है भारत के संविधान में, भारत के वर्तमान परिदृश्य में। लेकिन जब संविधान सभा बन रही थी तो हर मामले पर संविधान निर्माताओं के बीच में अलग अलग मत थे, कोई सहमत था, कोई असहमत था। तो उन सभी की बातों को सुना गया, उनको महत्व दिया गया और उनके समझा गया कि भाई ये व्यक्ति अगर इस चीज से असहमत है, उसका मत इससे अलग है, तो क्यों है और आखिरकार क्या बात है, उसका पक्ष सुना गया। तो पक्ष सुनने के बाद कुछ नया नजरिया निकल करके सामने आता संविधान निर्माताओं के सामने, और उनको लगता कि हाँ भाई बात तो ये भी सही कह रहे हैं, इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। तो यानी कि इनकी असहमति से ये बिंदु जो है और बेहतर बन गया। अब हम जिस चीज का इनको डर था, जिस चीज से ये सहमत नहीं थे, विभेद कर रहे थे, उस चीज को हम सुधार लेते हैं और सुधार करके और अच्छा प्रावधान बनाते हैं। और इसी असहमति और इसी विभेद की स्वीकार करने की जो हमारी क्षमता थी, हमारी ये जो खूबसूरती थी और ये जो प्रक्रियाएं की गई संविधान सभा में, उन्हीं प्रक्रियागत कारणों से हमारा संविधान इतना बेहतर बन करके आ पाया। जो आज आप अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं और जो इतना स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, इतना आनंदमयी जीवन जी रहे हैं, उसका एक कारण यही प्रक्रियाएं ही रही हैं, इन प्रक्रियाओं के कारण रहा है। दूसरे, इससे सुलह और समझौते के जज्बे का भी पता चलता है। ये वही बात है, सुलह और समझौते का मतलब जो मैंने आपको बताया कि भाई जिसको किसी चीज से प्रॉब्लम थी, सहमति नहीं थी, असहमति थी, तो उसका विचार सुना गया, हर मामले पर सबका विचार सुना गया और सभी के बीच में एक मध्यस्थता वाले मार्ग पर पहुंचा गया, जिसको हम समझौता बोलते हैं, सुलह बोलते हैं। सुलह हो गई, समझौता हो गया। जैसे दो पक्षों में लड़ाई हो जाती है तो उन दोनों पक्षों की लड़ाई को मान लेते सुलह के माध्यम से ठीक कराया जाए। जैसे हो सकता है कि मान लीजिए दो परिवार रहते हैं आसपास में, या एक ही परिवार है, उस परिवार में दो भाई हैं और दोनों भाइयों की दो पत्नियां हैं, यानी कि दो पति और दो पत्नियां उस परिवार में रहते हैं। तो ऐसे में उन दोनों के बीच में हो सकता है काम को लेकर के मतभेद हो जाए। एक व्यक्ति कहे कि मेरे को ये झाड़ू लगाने वाला काम खराब काम है, मैं नहीं करूंगी। दूसरा कहे कि मेरे को बर्तन धोने का काम अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं करूंगा। तीसरा कहे कि अगर तू नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा। तीसरा कहता हो सकता है कि वो कहे कि भाई ये काम बहुत अच्छा है, बेहतर है, ये सबको करना चाहिए, झाड़ू लगाने से सफाई होती है, सभी को करना चाहिए। तो मतलब असहमति हो जाएगी उन दोनों के बीच में। तो ऐसे में मामला कैसे सुलझाओगे? अगर दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे तो काम तो होगा ही नहीं। तो ऐसे में उनके बीच में आपस में बातचीत करके सुलह करा ली जाती है कि भाई एक दिन तुम काम कर लो, एक दिन तुम काम कर लो, ठीक है, और जो चीज तुम्हें इसमें खराब लगती है वो बता दो, वो वाला हिस्सा दूसरा व्यक्ति कर लेगा। कहने का मतलब एक मध्यस्थता करा दी जाती है, एक सुलह करा दी जाती है। ऐसे ही मध्यस्थता संविधान सभा में देखी। और वहां पर ध्यान रखना कि हर समझौता बुरा नहीं होता है। ये कोई वो भारत पाकिस्तान वाला समझौता नहीं है जिसमें हमारा हमेशा बुरा ही हुआ है। जब भी हमने पाकिस्तान के साथ कोई समझौता किया, उसने तुरंत पलटवार करते हुए हमारे ऊपर हमला किया। ये उस तरीके वाले समझौते नहीं है। कुछ समझौते अच्छे भी होते हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दोनों ने तलाक की अर्जी दे दी, लड़ाई झगड़े कर रहे बिना बात के, ईगो हर्ट हो गया, बस एक दूसरे के ईगो से मतलब
हट हो गए, परेशान हो गए, उसको लेकर के तलाक की अर्जी दे दी। अंदर प्रेम का भावना कहीं ना कहीं फिर भी छुपी हुई है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति, जैसे पारिवारिक अदालतें हैं, वो उनकी मध्यस्थता करा दे और उनको समझा दे, क्या छोटी मोटी बातों के ऊपर आपस में लड़ रहे हो, छोड़ो अपना ईगो, जिंदगी पड़ी है आगे, अपने बच्चों का सोचो, अपनी जिंदगी का सोचो, लड़ झगड़ करके अलग होकर के क्या करोगे, कहाँ जाओगे। उनको चीज़ें समझा दे और फिर उनको ये कह दे कि भाई तुम्हें एक दूसरे से किस किस चीज़ से समस्या है। तो पति कहेगा कि भाई पत्नी इतना बोलती है, कान से खून आ जाते हैं, कच 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 दर्द होता है। तो पारिवारिक अदालत कह देगी कि भाई आप थोड़ा, पत्नी को कहेगी थोड़ा संयम बरते, थोड़ा आराम से करें, आराम से बातचीत करें, ज़्यादा ना बोलें, जितना जरूरी है उतना ही बोलें। अब ऐसा मत समझ लेना कि मैं लड़कियों की बुराई कर रहा हूँ, मैं एक केवल उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल के तौर पर कि क्या है। अब फिर वो पत्नी से पूछेगा कि तुम बताओ कि भाई तुम्हें क्या समस्या है अपने पति से। तो पत्नी कह सकती है कि भाई मेरा पति बड़ा जो है इस तरीके का दबदबा रखता है, मेरे को फ्रीडम नहीं देता, मेरे को अपनी मनमर्जी से कोई काम नहीं करने देता, मेरे को बाहर घूमने नहीं देता, मेरे दोस्तों से बातचीत नहीं करने देता, मेरे को नौकरी नहीं करने देता, मेरी मर्जी घर में चलती ही नहीं, सारा काम इसी ये करता है। तो पुलिस, वो जो पारिवारिक अदालत है, वो पुरुष को कह सकती है कि भाई देखो तुम समझो, समझदार बनो, अपनी पत्नी वो बराबर है, तुम्हारे इंसान है, बराबरी का अधिकार है, तो उसको भी छूट दो। तुम उसका मालिक थोड़ी हो, तुम उसके पति हो, तो उसके दोस्त बनो, मालिक बन करके थोड़ी रहोगे, गुलाम बना करके थोड़ी रखना है। तो स्वतंत्रता दो उनको भी। अगर वो तुम चाहते नहीं कि वो अकेले घूमने जाए तो तुम जाओ, साथ में घुमा करके लाओ। अगर तुम नहीं जा सकते तो उनको इंडिपेंडेंस दो कि भाई वो अपनी मर्जी से जो भी करना चाहे करें, है ना, नौकरी करें, रोजगार करें। अब जब वो नौकरी करेगी, रोजगार करेगी, तो उसका बेनिफिट किसको होगा, परिवार को ही होगा। तो ऐसे में मध्यस्थता करा दी जाए, दोनों पक्ष सहमत हो जाए, तो इससे अच्छी मध्यस्थता क्या होगी, इससे अच्छा समझौता क्या होगा, एक परिवार बच गया, हंसी खुशी हाल परिवार आगे बढ़ता रहेगा। तो ये चीज है कि हर समझौता जो है वो बुरा नहीं होता है, उसको नकारात्मक रूप से देखने की प्रवृत्ति हम लोगों में हो गई है, लेकिन उसको नहीं देखना चाहिए नेगेटिव वे में। यदि स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी मूल्यवान चीज का सौदा कर लिया जाता है तो यह समझौता बुरा है। यानी कि स्वार्थ, सेल्फिश होकर के किसी चीज को पाने के लिए, मूल्यवान वस्तु को पाने के लिए समझौता किया जाता है ना, वो खराब होता है। और आमतौर पर इस तरीके के समझौते लोग करते हैं, करते रहते हैं। जैसे लोग देखते हैं ना, इसमें भी शादी विवाह का मामला ले लो, कई बार लोगों को लगेगा अरे वाह वाह वाह, आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है ना। फिर वो ये नहीं देखेंगे कि वो व्यक्ति, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, और वो किस तरीके का मतलब माइंडसेट वाला व्यक्ति है, वो नहीं देखेंगे। उनको लगेगा अच्छा आईएएस है, आईपीएस है, अरे वाह इतना गजब की पोस्ट, इतने पावरफुल, पैसा, भाई इसी से ही विवाह करना है। तो अपने लड़का या लड़की जो भी होगा, सबका अपने उनके साथ विवाह करने के लिए समझौता कर लेते हैं कि भाई चाहे वो कितना भी भ्रष्टाचारी हो, कितना भी उसके अवैध संबंध रहे हों किसी के साथ, कितना भी वो गुस्सैल प्रवृत्ति का हो, लेकिन वो झेल लेंगे, समझौता कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आईएएस है, वो आईपीएस है। दहेज का लालची हो फिर भी सहन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आईएएस है, आईपीएस है, करोड़ों में दहेज दे देंगे। एक समझौता वो कर लेते हैं कि क्या, कि लो भाई 10 करोड़ रुपए का दहेज लो, हमारी बेटी से विवाह करो, है ना। या आजकल तो पुरुषों को भी दहेज देना पड़ जाता है कोई आईएएस आईपीएस महिला के साथ विवाह करने के लिए। परंपराएं यहां पर भी बदल रही हैं, ठीक है। तो वो हो जाता है एक, वो गलत समझौता हो गया, वो नेगेटिव वे में किया जाने वाला समझौता हुआ। लेकिन किसी एक मूल्य के थोड़े से सौदे के बदले दूसरा मूल्य हासिल हो और यह सौदा दो बराबरी के लोगों के बीच खुली प्रक्रिया में होता है, तो ऐसे समझौते पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती, है ना। जब दो बराबर के लोग आपस में कोई समझौता करते हैं तो वो थोड़ा सा नैतिक लगता है, वो गलत नहीं लगता। जैसे दो आईएएस ऑफिसर हैं, उन दोनों ने आपस में विवाह कर लिया, तो दोनों बराबर की पद है, दोनों की बराबर पावर है, दोनों ने कर लिया, तो उसमें थोड़ा सही लगता है, ठीक है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, शादी विवाह की बातें कुछ ज्यादा ही हो गई, लेकिन करनी भी पड़ती है वही, क्योंकि आप लोग ऐसे ही उदाहरण समझते हैं। इन्हीं उदाहरणों से आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो वही उसी तरीके के उदाहरण भी हम देते हैं। बाकी एग्जाम्पल तो आप कुछ भी दे सकते हैं, किसी भी तरीके का दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इस बात का अफसोस कर सकते हैं कि हमारे पास हर चीज होनी चाहिए, परंतु है नहीं। फिर भी हर चीज को थोड़ा थोड़ा हासिल कर लेना नैतिक दृष्टि से उंगली उठाने लायक नहीं है। संविधान सभा इस बात पर अडिग थी कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत के बजाय सर्वानुमति से लिया जाए।
और यह दृढ़ता अपने आप में प्रशंसनीय है। ये यही बात कही गई है कि आज भी हमारे संविधान को लेकर के लोग ये अफसोस कर सकते हैं कि यार हमारे पास तो ये नहीं है, दूसरे देश के संविधान के पास देखो, उनके पास तो ऐसा भी अधिकार है, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो हर चीज नहीं हो सकती किसी के भी पास, पूर्ण रूप से हर चीज नहीं हो सकती। तो ऐसे में कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें अगर आप ले लोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना, वो नैतिक रूप से भी ठीक रहेगी, उसके ऊपर उंगली भी नहीं उठाई जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि आपकी इच्छा हो, आपको ये रहे, अफसोस रहेगा यार कि मेरे पास तो वो देखो टाटा बिरला अडानी वगैरह, अंबानी अडानी सब देखो कितनी मर्सिडीज BMW इस गाड़ियों में चलते हैं, मेरे पास नहीं है। तो क्या आप उसको पाने के लिए नैतिक अनैतिक हर तरीके का काम करने लगोगे? जाकर किसी को चाकू घोंप करके उसकी गाड़ी छीन करके थोड़ी ले आओगे, वो तो गलत तरीका हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझदार हो तो थोड़े थोड़े में संतुष्ट करना सीख जाओगे। आप हो सकता है एक साइकिल ले लो, हो सकता है बाइक ले लो, या हो सकता है एक छोटी गाड़ी ले लो, है ना, एक आम आदमी की तरह, एक आम पैसे में, कम पैसे में आने वाली, और उसी से संतुष्ट हो जाओ, उसी से चलते रहो। ठीक, तो उसका लाभ आपके परिवार के बाकी लोग भी उठा लें। तो जब थोड़ी थोड़ी चीजें लेते हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो भारत के संविधान में भी ऐसा ही हुआ। भारत के संविधान में हमने बहुमत को वो नहीं दिया। तो आमतौर पर अभी वर्तमान में संसद की प्रक्रिया अगर होती है तो आप देखोगे, अगर कोई विधेयक, कोई बिल जिसको पारित करना होता है तो उसके लिए आपको पास बहुमत होना जरूरी है, और वो अलग अलग तरीके की बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, इस तरीके के बहुमत आप देखते हैं। लेकिन भारत की संविधान सभा में इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं था। संविधान निर्माता ये चाहते ही नहीं थे कि हम कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर लें, मेजोरिटी के आधार पर लें, क्योंकि बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे तो भी बहुत सारे लोगों की असहमति तो उसमें दिखेगी। मान लेते हैं कि 60% लोग पक्ष में, तो 40% लोग तो ऐसे हैं जो उससे सहमत नहीं है। तो इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है वो उसको सही नहीं मानते। तो इसीलिए संविधान ने सर्वसम्मति से हर मामले में फैसला करने का निर्णय लिया। और सर्वसम्मति बनाना कोई आसान बात नहीं होती किसी मामले में। आप ही अगर 3-4 दोस्त मिल जाओगे तो किसी मुद्दे पर देखना, आप 3-4 दोस्तों में भी आम सहमति बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पढ़ाई को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के आप विचार कर लो। मैं आपको एक मुद्दा दे दूं, किसान आंदोलन, उसको लेकर के भी अगर आप 3-4 दोस्त हैं तो आप तीनों चारों दोस्त किसी एक सहमति पर नहीं पहुंच पाओगे। सबके अलग अलग विचार रहेंगे, और हो सकता है कई लोग तो भिड़ जाएं आपस में, और वहीं हो गया उनका युद्ध शुरू, प्रारंभ, पानीपत का युद्ध लड़ा जा रहा है फिर खींच के। लेकिन संविधान सभा की खूबसूरती ये थी कि हर मुद्दे को, हर मामले को उन्होंने आराम से सर्वसम्मति से सुलझाने का प्रयास किया। जो लोग सहमत नहीं थे उनकी बात सुनी, जो लोग अपना अलग विचार रखते थे उनकी बात सुनी गई, और उन चीजों को, उन बातों को सुनते हुए उस प्रावधान में, उन चीजों में बदलाव किया गया, और ऐसा बदलाव किया गया जो सभी को स्वीकार्य हो। यानी कि सभी के पास, किसी एक के पास बहुत ज्यादा ना होकर के सभी के पास थोड़ी थोड़ी, सबकी थोड़ी थोड़ी राय उसमें लेकर के मिला करके एक बना दिया। हमारा संविधान ऐसा ही है, एक मिक्सचर है। उसमें आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, जैसे आप जब मान लीजिए सब्जी बनाते हैं, नॉनवेज बनाते हैं, तो उस नॉनवेज बनाते समय मान लेते हैं कि आप 2 प्याज, 2 टमाटर, लहसुन, अदरक ये सब लेते हैं, उनको मिक्सी में डालते हैं और पीस लेते हैं, मिला लेते हैं, वो एक मिश्रण सा तैयार हो जाता है। और उसमें आपको फिर पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ क्या है, क्या नहीं है। लेकिन अगर आप अलग से केवल उसमें प्याज ही प्याज डाल दोगे तो वो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, केवल टमाटर ही टमाटर डाल दोगे तो वो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। तो संविधान में भी ऐसा ही था, किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह के विचार उसमें नहीं थे, बल्कि सभी लोगों के समूह विचारों को आपस में सुन करके, मिला करके, और उससे हमारे संविधान के अलग अलग प्रावधानों का निर्माण किया गया। और यही प्रक्रियागत उपलब्धियां हमारे देश में रही। अब एक और बात, सरदार पटेल का एक विचार कि आगे चलकर यह भूलना सबके हित में होगा कि इस देश में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक जैसी कोई चीज है। भारत में सिर्फ एक समुदाय है, और उस समुदाय का नाम क्या है जरा बताना। और बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने कहा कि आगे चल करके हमें भूल जाना होगा कि बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक कोई है। केवल एक ही समुदाय के रूप में अपनी पहचान बनानी है, और उसको हम बोलेंगे इंडियन, भारतीय। भारतीय होने का गर्व,
वो होना चाहिए। तो वो चीज है, ठीक है, सही बात कही इन्होंने। अब आ जाते हैं आलोचना पर। अब हर चीज की आलोचना भी होती है। अगर कोई चीज देखोगे तो उसकी तारीफ होती है, तो तारीफ के साथ साथ आलोचना भी आपको देखने को मिलेगी। और भारत का संविधान भी इससे अछूता नहीं है। खूब सारी तारीफ हम लोग करते हैं तो लोग आलोचना भी करते हैं, और अलग अलग कारण और अलग अलग तर्कों के आधार पर उसकी आलोचना करते हैं। तो उनको देख लेते हैं। 3 आलोचनाएं क्या है। सबसे पहली कि यह संविधान अस्त व्यस्त है। दूसरी, इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी है। और तीसरा, यह संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। यही 3 आमतौर पर देखोगे तो सबसे ज्यादा की जाने वाली आलोचनाएं हैं संविधान की। ठीक है, अब आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ जरा, मैं आप लोगों का देख लेता हूं कमेंट, कि क्या आप इनसे सहमत हैं? क्या इन चीजों से आप सहमत हैं? क्या आप इन तीनों आलोचनाओं से सहमत हैं? कोई तो विचार दो भाई। जिंदा हो कि नहीं हो, जीवित हो कि नहीं, या स्वप्न लोक में चले गए, नींद में चले गए, निद्रा में चले गए। तो ये मैं मान रहा हूं कि यहां पर हम कुछ ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर रहे, काम की बात कर रहे हैं। तो काम की बात अधिकतर समय लोगों को बोरिंग लग सकती है, लेकिन एग्जाम तो काम की बात से ही पास करोगे, ये चीज आपको समझना है। चलिए, तो काम की बात को आगे बढ़ाते हैं। इन 3 आलोचनाओं के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। पहले इन मैम की बात सुन लेते हैं कि संस्थाओं की बनावट में समझौते की बात तो समझ में आती है, लेकिन परस्पर विरोधी सिद्धांतों को एक में कैसे समेटा जा सकता है। सिंपल सी चीज थी कि उनको सबको आपस में बातचीत करते हुए, नेगेटिव पॉजिटिव को मिलाते हुए एक मध्यस्थता के रास्ते पर आकर के उन्होंने एक साथ उसको समेटा उन्होंने। अब पहली आलोचना पर आते हैं कि भारतीय संविधान को जो अस्त व्यस्त या ढीला ढाला बताया जाता है। अस्त व्यस्त और ढीले ढाले का मतलब है कि बिखरा हुआ, ऐसे ही कोई कुछ कहीं है, कोई सर पैर का नहीं पता, है ना। जैसे आपका कमरा होता है। अब भाई असली बात, जितने भी हमारे स्टूडेंट होते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो चाहे, अब उनमें से हो सकता है कुछ का कमरा तो बड़ा अच्छे से सजा रहा हो, बहुत अच्छे से हर चीजें सलीके से रही हो, लेकिन कुछ लोग हमारी तरीके से भी होते होंगे जिनको पता ही नहीं होता कि कमरे का क्या हाल है ना। कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं जूते पड़े हैं, कहीं टेबल पड़ी है, फ्रिज के अंदर जहां पर खाना वो रखना चाहिए वहां पर कपड़े वगैरह डाले हुए हैं, जहां पर कपड़े टांगने चाहिए वहां पर खाना टांका हुआ है, जहां पर बुक्स रखनी चाहिए वहां पर कुछ खेलने कूदने के सामान या जिम का सामान रखा हुआ है, और जहां पर सामान रखना चाहिए वहां पर बुक्स रखी हुई हैं, इधर उधर पटकी हुई है, अस्त व्यस्त होता है, ढीला ढाला। एक स्टूडेंट का कमरा आमतौर पर ऐसा ही होता है, खास करके लड़कों का तो ऐसा ही रहता है। हाँ, कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनका व्यवस्थित होता है, लेकिन हमारा तो कभी नहीं रहा। हम उस तरीके के नहीं रहे, इतने व्यवस्थित नहीं थे, हमारा तो बिखरा रहता था। और उस बिखरेपन में मजा आता था, क्योंकि वही बिखरापन ही हमें समझ में आता था, वही लगता था कि यार कितना व्यवस्थित है। और हमें पता रहता था कि एक हाथ इधर डालो तो मोबाइल आ जाएगा, एक हाथ इधर डालो तो पानी मिल जाएगा, एक हाथ उस तरफ डालो तो किताब उठा लेंगे, एक हाथ इस तरफ करो तो लैपटॉप, एक हाथ इस तरफ करो तो बॉल मिल जाएगी। कहने का मतलब जो चीज हमें पता रहती थी, अंधेरे में आंख बंद करके भी कोई भी चीज हम निकाल सकते थे कि हाँ भाई मेरे कपड़े उधर पड़े, कपड़े ले लिया, जूते ले लिए। लेकिन जब वो व्यवस्थित कर दिया जाता था कपड़ा, वो सारा सामान कमरे का, फिर हमें लगता था कि यार ये हम किसके कमरे में आ गए। और हमें बड़ी दिक्कत होती थी उस चीजों को ढूंढने में कि यार पहले तो हाथ डालते थे मोबाइल मिल जाता था, हाथ डालते थे पानी मिल जाता था, अब तो यार पानी के लिए भी उठ करके जाना पड़ता है, मोबाइल के लिए चार्जिंग के लिए भी उठ करके जाना पड़ता है, हर चीज के लिए परेशान। और 2-3 दिन के बाद फिर से वही व्यवस्था हो जाती थी, अपनी ही वाली पुरानी व्यवस्था, अस्त व्यस्त ढीला ढाला। तो ये अच्छी नहीं है। कुछ समय के लिए स्टूडेंट लाइफ में आती है ऐसी समस्याएं, लेकिन समय के बाद आपको व्यवस्थित होना पड़ता है, क्योंकि व्यवस्थित नहीं होंगे आगे तो आप आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी। तो एक व्यवस्थित तरीके से चीजें होनी चाहिए। तो भारत के संविधान के संदर्भ में भी इस तरीके की आलोचना की जाती है कि अस्त व्यस्त है, ढीला ढाला है। और इसके पीछे वो ये कहते हैं कि ये धारणा, इसके पीछे यह धारणा काम करती है कि किसी देश का संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में मौजूद होना चाहिए। लेकिन यह बात संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश के लिए भी सच नहीं है, जहां संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में है। ठीक है, सच बात यह है कि किसी देश का संविधान एक दस्तावेज तो होता ही है, इसमें संवैधानिक हैसियत वाले अन्य दस्तावेजों को भी शामिल किया जाता है। इस तरह इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक वक्तव्य तथा कायदे
उस कसे हुए दस्तावेज से बाहर मिले जिसे संविधान कहा जाता है। और जहां तक भारत का सवाल है, संविधान हैसियत के ऐसे बहुत से वक्तव्यों, ब्योरों और कायदों को एक ही दस्तावेज के अंदर समेट लिया गया। तो ये कहना कि कसा हुआ संविधान का मतलब है कि उसमें किसी अन्य चीज के लिए कोई भी जगह नहीं हो, हर चीज एक दूसरे से जुड़ करके व्यवस्थित तौर पर रही हो, तो ऐसी चीजें संभव नहीं हो पाती हैं। चाहे आप अमेरिका, बुक ने भी स्पष्ट कर दिया कि आप चाहे अमेरिका का ही संविधान उठा करके देख लो भाई, वहां पर भी चीजें इतनी ज्यादा कसी हुई नहीं है। तो भारत में तो विविधता ही इतनी है, डाइवर्सिटी इतनी है कि आप हर चीज को एक व्यवस्थित रूप से एक कसे हुए संविधान के रूप में नहीं रख सकते थे, क्योंकि हमें संविधान के अलावा ध्यान रखिए बहुत सारे अन्य, देखो कि बहुत सारे वक्तव्य, ब्यौरे और कायदे, उनको भी हमने दस्तावेज में ही समेटा। अब वक्तव्य, ब्यौरे और कायदे का मतलब कि हमारे संविधान बनाने से पहले की जो चीजें थी, जो एक्ट आए, उनसे उनको हमने किया। आपस में जो संविधान सभा में विचार विमर्श हुए उसको हमने लिया। जनता की प्रक्रिया, उनकी आकांक्षाएं, उनको हमने समझा। समय समय पर आने वाले आयोग और अन्य की जो रिपोर्ट होती है उनको भी हमने समाहित किया। तो ये सारी की सारी चीजें देखने जरूरी होती हैं। मिसाल के तौर पर उदाहरण भी दे दिया गया आपके लिए कि बहुत से देशों के संवैधानिक दस्तावेज में चुनाव आयोग या लोक सेवा आयोग के संबंध में कोई प्रावधान ही नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान मौजूद हैं। क्या आपको याद है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था? उस वक्त सार्वभौम मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था और संविधान सभा के अधिकांश सदस्य समाज के अगड़े तबके के थे। क्या इससे लगता है कि देश के सभी लोगों की नुमाइंदगी हमारे संविधान में नहीं हो सकी? अब जब कसे हुए संविधान का मतलब है कि एक ही तरीके से सारी चीजें हों। अब भारत में आप देखोगे तो अलग अलग संस्थाएं भी देखने को मिलती हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक ही संस्था सब कुछ काम कर रही हो। आप देखोगे चुनाव आयोग भी है इलेक्शन कराने के लिए, आपके रिक्रूटमेंट भर्ती के लिए, सिविल सेवा की भर्ती के लिए हमारे पास क्या है, लोक सेवा आयोग है। तो ये सारी संस्थाएं भी होनी जरूरी हैं। तो ऐसे में जब अगर आप कहोगे कि कसा हुआ संविधान होना चाहिए, अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए, अलग अलग शक्तियां अलग अलग लोगों में या अलग अलग संस्थाओं में नहीं बांटनी चाहिए, तो वो एक तरीके से व्यवहारिक नहीं सिद्ध होता है। भारत के संविधान की भी जब अगर बात करोगे तो आपको पता है कि जब संविधान सभा बनी थी तो उस समय कोई इलेक्शन जो हुए थे वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुए थे। वो प्रांतीय विधानसभाओं में जो लोग थे उन्होंने वोट डाल करके अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके भेजा था। और उस समय प्रांतीय विधानसभाओं में आप देखोगे तो पिछड़े वर्ग, पिछड़े तबके समुदाय जो थे उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम था या नाम मात्र का था या था ही नहीं। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात थी कि जो लोग संविधान सभा में चुन करके आएंगे वो मैक्सिमम लोग एक अगड़े समाज के रहेंगे और नामांकित व्यक्ति थे जो देसी रियासतें थी जिनसे नॉमिनेट होकर के सदस्य आए थे तो वो भी अगड़े समुदाय से बहुत ज्यादा थे। तो वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया। तो क्या ये सवाल बिल्कुल सही है कि क्या देश के सभी लोगों की नुमाइंदगी हमारे संविधान में नहीं हो सकी? इससे लगता है, बिल्कुल सही लगता है कि संविधान में देश के जिन लोगों को अगर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता, यानी कि सिर्फ उम्र के आधार पर सबको वोट देने का अधिकार होता, तो हो सकता है कि हर समुदाय, हर समाज, जाति, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र के लोग इसमें सम्मिलित होते। लेकिन यहां पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक विशेषता थी, एक गुणवत्ता थी, एक खूबसूरती थी कि सभी का प्रतिनिधित्व ना होने के बावजूद भी जो लोग संविधान सभा में गए उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिसमें सभी लोगों का भला देखा गया, किसी को भी दरकिनार या साइडलाइन नहीं किया गया। और इसके लिए उनको बहुत ज्यादा आलोचना का सामना भी करना पड़ा, जैसे आरक्षण का प्रावधान। आज भी लोग बड़ा आरक्षण के प्रोविजन को लेकर के बड़े ही उग्र वो रूप से भावना दिखाते हैं, लेकिन उस समय भी आप देखोगे तो आरक्षण के प्रावधान ने समाज के उन वर्गों को अधिकार दिए जो कि उस समय अधिकार विहीन थे, संपन्न नहीं थे और समाज में एक बराबरी के दर्जे पर लाने में उन्होंने काम किया। यहां जरूरी है कि हम नुमाइंदगी के दो हिस्सों में फर्क करें। इसमें एक को हम चाहें तो आवाज कह सकते हैं और दूसरे को कहें तो राय। नुमाइंदगी में आवाज अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोगों की पहचान खुद उनकी जुबान
और आवाज से होनी चाहिए, न कि उनके मालिकों की जुबान और आवाज से। इसका मतलब एक सिंपल सी चीज है कि लोग अपनी अभिव्यक्ति को क्या चाहते हैं वो खुद बताएं, उनके मालिक जो हैं वो ना बताएं। जैसे आमतौर पर वर्तमान में अगर हम इसकी बात करें तो मालिक का मतलब हो गया जिस तरीके से हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ध्यान रखिए, हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं इलेक्शन में वोट देकर के, एमएलए या एमपी के रूप में, और वो फिर संसद या विधानसभाओं में जाकर के सरकार का गठन करते हैं बहुमत के आधार पर, और फिर वो हमारे आधार पर निर्णय लेते हैं, और हम आम तौर पर उसके बाद कोई भी काम नहीं करते, चुप हो जाते हैं। में उन्हीं की बातों को हम मानना स्वीकार कर देते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि हमने जिसको प्रतिनिधि चुना है उसको हम मालिक की तरह से ना ट्रीट करें, बल्कि अपने प्रतिनिधि अपनी आवाज के रूप में ट्रीट करें। अगर वो गलत कर रहा है तो बोले कि भाई तुम गलत कर रहे हो, वो हमारी मुद्दे नहीं उठा रहा तो उसको बोलें कि हमारी मुद्दा उठाओ। हमें अपनी राय, अपनी मर्जी खुद अभिव्यक्त करने में आने चाहिए। सोशल मीडिया ने आज इस मामले में बड़ी प्रगति की है, और सोशल मीडिया के कारण आज सभी लोगों को एक नए लेवल पर अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपभोग करना लोगों ने सीखा है। ठीक, ये चीज देखिए, अगर हम इस दृष्टि से विचार करें कि हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी मौजूद मिलेगी, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य सीमित मताधिकार से चुने गए थे, न कि सार्वभौमिक मताधिकार से। बहरहाल अगर हम नुमाइंदगी के दूसरे पहलू यानी राय पर गौर करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। यह कहना तो खैर अपने आप में एक अतिशयोक्ति है कि संविधान सभा में हर किस्म की राय रखी गई, लेकिन इसमें सच्चाई का एक पुट जरूर है। यदि हम संविधान सभा में हुई बहसों को पढ़े तो जाहिर होगा कि संविधान सभा में बहुत से मुद्दे उठाए गए और बड़े पैमाने पर राय रखी गई। सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक सरोकार पर आधारित मसले ही नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न तबके के सरोकारों और हितों पर आधारित मसले भी उठाए। क्या यह संयोग मात्र है कि आज हर शहर के नुक्कड़ पर हमें हाथ में संविधान लिए अंबेडकर की प्रतिमा मिलती है? यह अंबेडकर के प्रति महज सांकेतिक श्रद्धांजलि नहीं है, यह प्रतिमा दलितों की इस भावना का इजहार करती है कि संविधान में उनकी अनेक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है। तो इस तरीके की पिक्चर आपको भारत में लगभग हर गली नुक्कड़ चौराहे पर कहीं ना कहीं आपको मिलेगी, जो ये दिखाता है कि भारत में जो एक समुदाय है उनकी आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने में अंबेडकर जी ने, बी.आर. अंबेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये पूरी की पूरी पैराग्राफ, ये पूरी की पूरी लाइन जो मैंने आपको रीड आउट करके बताया, इसमें केवल सिंपल सा एक जिस्ट है। सिर्फ यही कहने की कोशिश की जा रही है कि भारत के संविधान में हालांकि सभी क्षेत्रों के, सभी समुदायों के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला था संविधान सभा में, लेकिन वहां पर जब लोगों की राय बनाई गई तो जो लोग थे वहां पर, जो संविधान सभा में जो सदस्य थे, उन्होंने अपने समुदाय की या अपने क्षेत्र की नुमाइंदगी जो है वो ना करते हुए सभी लोगों के और सभी क्षेत्रों, सभी समुदायों की नुमाइंदगी करना, उन सभी के पक्ष में राय व्यक्त करने की जो है वो कोशिश की। तो ये चीज यहां पर बताने जा रहे कि उन्होंने किसी की नुमाइंदगी ना करते हुए बल्कि एक राय बनाई, एक व्यापक राय बनाई। फिर चाहे जब हम बी.आर. अंबेडकर की बात करते हैं, तो जब आरक्षण की बात करते हैं तो उसमें भी वो सारी चीजें तभी संभव हो पाई जब सभी लोग एक व्यापक राय के ऊपर आए। हालांकि योगदान जरूर बी.आर. अंबेडकर का बहुत अधिक रहा है संविधान के निर्माण में और पिछड़े समुदायों को आगे अधिकार दिलवाने में, लेकिन ये सभी चीजें आप देखोगे तो तभी संभव हो पाई जब एक आम सहमति बनी, बाकी के समुदाय, बाकी के सदस्य, बाकी के लोग वो भी सहमत हुए। तो एक आम राय ने उसने काम किया, ना कि किसी नुमाइंदगी ने काम किया इस भारत के संविधान को बनाने में। एक और आलोचना है भारत के संविधान की कि यह भारतीय संविधान एक विदेशी दस्तावेज है और इसका हर अनुच्छेद पश्चिमी संविधानों की नकल है और भारतीय जनता के सांस्कृतिक भावबोध से इसका मेल नहीं बैठता। संविधान सभा में भी बहुत से सदस्यों ने यह बात उठाई थी। तो यह देख लेना है, और यह बात सच भी है। इस तरीके की आलोचना आज भी होती है भारत में, खास करके विदेशी विचारक अगर आप देख लोगे, पाश्चात्य विचारक, वो तो आज भी यही कहते हैं कि भारत का संविधान खुद का थोड़ी है, वो तो उन्होंने तो चोरी से बनाया है, उन्होंने तो नकल करी है,
उन्होंने कहीं से हाथ लिया, कहीं से पैर लिया, कहीं से सर लिया, कहीं से पेट, नाक, कान लेकर के एक शरीर बना दिया। संविधान यानी कि कुछ अमेरिका से लिए प्रावधान, कुछ ब्रिटेन से लिए, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिए, कुछ कनाडा से लिए, वगैरह वगैरह करके। तो इनका तो नकल का संविधान है, विदेशी दस्तावेज है। भारतीयों का क्या है इसमें? कहना इनका यही है। जैसे आप देखोगे ना, मौलिक अधिकारों की बात करें तो हमने अमेरिका से लिए, नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से, ऐसे ही संघवादी व्यवस्था जो है, संघीय व्यवस्था, वो हमने कनाडा से ली। अवशिष्ट शक्तियां और ये बाकी हमने अलग अलग देशों से हमने बहुत सारी चीजें, प्रावधान जो है हमने लिए। लेकिन क्या ये बात, ये आलोचना वास्तविक रूप में सत्य है? ये थोड़ी सी सत्य हो सकती है कि हमने विदेशी संविधानों से कुछ विचार लिए, इस बात को हम स्वीकार कर सकते हैं कि वहां से हमने कुछ विचार लिए, आइडिया लिया। लेकिन ये कहना कि उनकी नकल है, तो ये एक भ्रामक कथन होगा, एक गलत कथन होगा, क्योंकि नकल नहीं है। हमने अपनी परिस्थितियों के अनुसार चीजों को अपनाया। कहते हैं ना, नकल में भी अकल की जरूरत होती है, तो हमने अकल का यूज करते हुए लिया। देखो, नकल से एक चीज याद आई, समझिए। स्कूल कॉलेज में आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे, दोस्ती यारी बहुत रही होगी। कई बार हो सकता है कि एग्जाम के साथ टेस्ट वेस्ट भी दिए हों, तो कई बार चीजें नहीं आती हों आपको, लेकिन आपके दोस्त को आती हों। या हो सकता है कि एक ही व्यक्ति को सब कुछ आता हो और बाकी लोगों को नहीं आता हो, तो सब लोग बातचीत करके दोस्ती यारी में उसको कह देते कि यार तू टेस्ट आ रहा है, टेस्ट में जो तू लिख रहा है तू हमें दिखाता चले जाना, हम वही लिखते चले जाएंगे। या असाइनमेंट को लेकर के जरूर हुआ होगा। ये इस चीज के ऊपर आप सहमत हो सकते हैं। स्कूल कॉलेज में कई बार आपको प्रोजेक्ट या असाइनमेंट बनाने के लिए टीचर देते थे, और मेरे जैसे थोड़े से निकम्मे किस्म के थोड़े से वो होते थे। यानी कि वो निकम्मे का मतलब असाइनमेंट बनाने में निकम्मा, ऐसा नहीं था कि मैं कुछ नहीं करता था। मैं थोड़ा स्पोर्ट्स में एक्टिव था, तो मेरा मन वहाँ लगता था खेलने कूदने में, स्पोर्ट्स खेलने में, तो मैं वहीं प्रैक्टिस में लगा रहता था सारे टाइम। तो पढ़ाई लिखाई में, प्रोजेक्ट बनाने में, उस चीज़ों में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट होता था। तो अब ऐसे में यहाँ क्या होता था, क्लास का जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा या बच्ची होती थी, उनके साथ जाते, उनका थोड़ा सा उनके साथ प्यार मोहब्बत से बात करते सभी लोग, फिर उनको मनाते, उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती कि यार मेरे को चीटिंग करा दे, मेरे को बनाने दे, तेरी कॉपी मेरे को दे दे, तेरा प्रोजेक्ट मेरे को दे दे, मैं भी देख करके बना लेता हूँ या बना लेती हूँ। बदले में फिर कल की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से है, इस तरीके से चीज़ें कुछ कुछ वगैरह वगैरह होती रहती थी। यार तू एक काम कर, अपना प्रोजेक्ट मेरे को बनवा दे यार, मेरे को दिखा दे, मैं तेरी उससे बात करवा दूँगा, तेरे को उससे बात करनी है ना, चल मैं बात कराऊंगा तेरी, तेरा भाई करेगा तेरे लिए। इस तरीके की चीज़ें आप लोगों ने भी की होगी। अब उसमें होता क्या था कि जो समझदार बच्चे होते थे वो प्रोजेक्ट देख करके, कुछ चीज़ें दाएं बाएं से इधर उधर से देख करके, किताबों को देख करके, 4-5 लोगों का देख करके एक मिश्रण बना करके बनाते थे, तो उनका प्रोजेक्ट थोड़ा अलग बन जाता था। वो मेरी तरह के लोग थे जो इसी तरीके से बना लेते थे। कुछ लोग ऐसे थे कि वो एज इट इज छाप देते थे, और कुछ महानुभाव तो हमारे दोस्त ऐसे थे कि वो पेन चलाना ही पसंद नहीं करते थे, फोटो कॉपी करा लेते थे उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की, और टीचर को जाके दे देते। अब वो टीचर बेवकूफ़ थोड़ी है, उसको पता चलता है कि भाई किस किस ने कहाँ से क्या क्या कॉपी कर रखा है। तो एज इट इज एक जैसा प्रोजेक्ट, एक जैसी कॉपी कई लोगों की मिल बन जाती थी। तो उसमें फिर 0 अंडा दे देता था टीचर हमें सबको, या उनको पीट देता था, और मेरे जैसे लोग बच जाते थे क्योंकि उसने सब लोगों का मिला जुला करके थोड़ा अपना भी आइडिया डाल करके उसमें डाल दिया। तो उसको टीचर को लगता है अरे वाह कितना अच्छा बनाया, जबकि ज़्यादा मेहनत हमने नहीं की थी। समझ रहे हो? तो नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब यहां पर हमने बहुत अकल से के साथ नकल की है। अब हमने किसी भी संविधान के प्रावधानों को एज इट इज एकदम वैसे के वैसे नहीं लिया, बल्कि हमने अकल लगाते हुए और अपने दिमाग का यूज करते हुए और फिर उनको हमने यहां पर लिया, फिर हमने उन चीजों को अपनाया। इस दृष्टि से भारतीय संविधान अत्यंत भ्रामक है, क्योंकि इस संविधान की सांस्कृतिक और मूल्यपरक गतिमति भारत की असली जनता और उसके आचार विचार के सांस्कृतिक तथा मूल्यपरक गतिमति के अनुकूल नहीं है। ये कहा जाता है। एक और आप देखोगे तो के हनुमंथैया थे संविधान सभा के सदस्य, इन्होंने बहुत आलोचना की इस चीज की कि हम वीणा या सितार का संगीत सुनना चाहते थे, लेकिन यहां तो अंग्रेजी बैंड बज रहा है।
समझ रहे हो? ये अंग्रेजी बैंड, इसका कहने का मतलब है कि हम चाहते थे कि हम हमारे देश का संविधान बनाएं, लेकिन हम तो विदेशियों का संविधान, विदेशियों के प्रावधानों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उनको लेकर के चल रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माता इसी रूप में शिक्षित हुए थे। यह ठीक वैसा ही संविधान है जैसा महात्मा गांधी नहीं चाहते थे और जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक न था। तो ये आलोचना उन्होंने उसी समय संविधान सभा में ही कर दी थी कि भाई क्या कर रहे हो, हम चाहते हैं कि सितार और संगीत सुने और तुम बैंड बाजा बजा रहे हो, और वो भी बाहरी विदेशी, और उसको कह रहे हो ये भी संगीत है। ये इनका कहना था। लेकिन उस समय हो सकता है कि इतनी दूरदृष्टि नहीं रही हो इन चीज़ों को लेकर के कि जो चीज़ हम जिसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिन प्रावधानों के ऊपर, वो प्रावधान वास्तविकता में एज इट इज हमने लिए ही नहीं। तो इसीलिए इसको जांचना परखना बहुत जरूरी है कि ये आरोप कितना सच है जो भारत के संविधान के ऊपर लगाया जाता है। अब ये बात बिल्कुल सही है, यह बात सच है कि भारतीय संविधान आधुनिक और अंशतः पश्चिमी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इससे यह पूरी तरह विदेशी नहीं हो जाता। पहली बात तो यह है कि अनेक भारतीयों ने चिंतन का न सिर्फ आधुनिक तरीका अपना लिया है बल्कि उसे आत्मसात भी कर लिया है। इन लोगों के लिए पश्चिमीकरण अपनी परंपरा की बुराइयों के विरोध का एक तरीका था। अब जब यह कहा जाए कि भारत का संविधान पश्चिमीकरण का है, भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खाता, तो उस समय की अगर भारतीय सभ्यताओं को देखो तो क्या थी, भारतीय कल्चर देखोगे तो क्या था, भारतीय समाज देखोगे तो क्या था, जाति प्रथा थी, धर्म के आधार पर अलगाव था, ऊंच नीच का भेद था। तो क्या आप उस तरीके का संविधान बनाना चाहते थे जिसमें भारतीय भावनाओं के नाम पर किसी जाति, समूह, धर्म को विशेष सुविधाएं दे दी जाए, बहुमत को सारी पावर दे दी जाए, और एक किनारे पर जो उच्च समाज है, उच्च वर्ग है, उसको सब कुछ दे दिया जाए, और जो निम्न तबके हैं उनको किनारे रखे जाए, और हमेशा के लिए इसी तरीके की व्यवस्था चलती जाए? ऐसी व्यवस्था तो नहीं चाहते थे ना भाई। आप तो एक समान इक्वल सिस्टम देखने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो भारत के जो संविधान निर्माता थे उनको कहा जाता था कि वो पाश्चात्य सभ्यता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कारण ये था कि ज्यादातर लोग वकील थे, लॉयर्स थे, और लॉ करने कहाँ जाते थे, विदेश में जाते थे, बैरिस्टर जिसको बोलते थे, बैरिस्टर बाबू। तो आप कोई भी देख लो, फिर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल देख लो, जवाहरलाल नेहरू देख लो, महात्मा गांधी देख लो, बी आर अम्बेडकर देख लो, बी एन राव देख लो, कोई भी देख लो, मतलब जितने भी देखोगे तो या तो वो कानून की पढ़ाई उन्होंने की थी, या वो पूर्ण रूप से वकील वकालत करके आए थे, या वो कानून की एक विशेष समझ वो रखते थे। ये तीनों ही चीजें देखने को मिलती थी। और ये तीनों ही समझ जिसमें थी, वो सारे के सारी ये समझ कहां से विकसित की, ये पढ़ाई कहां से की, पश्चिमी से की। पश्चिम में ही होता था, यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र थे उसमें होता था। भारत में तो थे नहीं इस समय इस तरीके की संसाधन और इस तरीके की व्यवस्थाएं, सुविधाएं नहीं थी। तो जब वो लोग वो वहां से चीजें सीख करके आए, तो उन्होंने, लोग आरोप लगाते हैं कि संविधान बनाते समय उन पश्चिमी विचारों को डाला। भाई पश्चिमी विचारों को हमने नहीं डाला, हमने एक आधुनिक मॉडर्न विचारों को डाला जो कि सुधारात्मक थे, जो कि पुरानी परंपराओं के नाम पर चले आ रहे विभेद, भेदभाव, उत्पीड़न को दूर करके सभी लोगों को बराबर अधिकार प्रदान करने के पक्ष में थे। और अगर ऐसा करना पश्चिमी सभ्यता कहलाना है तो वो आप देखोगे तो वो गलत है। ये एक आधुनिक मॉडर्न विचार थे जिसमें हमने पश्चिमी सभ्यता की कुछ चीजों को लिया, भारतीय संस्कृति परंपरा की कुछ चीजों को लिया, और उन दोनों की ही बुराइयों को दूर करते हुए, उन दोनों की अच्छाइयों का सम्मिश्रण करते हुए फिर हमने हमारा संविधान बनाया। तो हमने पूर्ण रूप से नकल तो किसी चीज की नहीं की। राम मोहन राय से इस प्रवृत्ति की शुरुआत हुई थी और आज भी यह प्रवृत्ति दलितों द्वारा जारी है। वस्तुतः बहुत पहले यानी सन 1841 में ही यह बात जाहिर हो गई थी। उत्तर भारत के तिरस्कृत और अछूत कहलाने वाले दलित नए कानूनों का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाए और इन लोगों ने नई विधि व्यवस्था का सहारा लेकर अपने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए। इस तरह आधुनिक कानून का सहारा लेकर लोगों ने गरिमा और इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसका मतलब यह है कि जब भारत में जातिगत व्यवस्था के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर उत्पीड़न होता था, खास करके उत्तर भारत में, तो ऐसे में जब ये पश्चिमी विचार सामने आए, लोगों ने पढ़ा, उसके बारे में जानकारी ली कि पश्चिम में इक्वेलिटी है, सभी लोगों को मनुष्य के रूप में बराबर समझा जाता है,
तो उन्हीं विचारों से भारत में भी लोगों में आई भावना आई कि भाई इंसान है, हमारे पास भी वही 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंख हैं, दूसरे के पास भी वही है, तो ऐसे में हम तिरस्कृत क्यों, हमारा अपमान क्यों? उन्होंने ऐसा क्या खास कर दिया कि जो इतने उच्च हो गए केवल पैदा होने के नाम पर? तो ये समझ विकसित होने लगी। तो ये समझ आधुनिक, इसी को मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, समझ विकसित होना, कि आधुनिक ख्याल आ जाना। तो ये तभी आई जब हमने पश्चिमी सभ्यता से कुछ चीजों को सीखा। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम देखो ये हुआ कि हमने भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। हमारे देश में जो भी उत्पीड़ित समुदाय थे उन्होंने अपनी दबंग दबदबे अपने एकदम बहुत ही मजबूती से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। और उसी का परिणाम निकला कि हमारे संविधान में आप देखोगे तो हमने समानता का अधिकार, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पश्चिमी सभ्यता का नकल है, वो समानता का अधिकार तो अपनाया, लेकिन उसमें भारतीय मूल्य डाले। और भारतीय मूल्य क्या थे? सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, यानी कि हर व्यक्ति को एक बराबर अधिकार के नाम पर, जैसा कि पश्चिम में होता है, उस तरीके से ट्रीट ना करते हुए उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को देखते हुए फिर उनके साथ व्यवहार करने की या उनके साथ कुछ सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया। जैसे कि जो पहले जो समुदाय उत्पीड़ित थे, तिरस्कृत थे, मुख्य धारा से अलग थे, उनको आरक्षण दे दिया गया, उनको स्कॉलरशिप का प्रोविजन किया गया, आरक्षण शैक्षणिक संस्थाओं में भी दिया गया, सरकारी नौकरियों में भी दिया गया, राजनीति में भी दिया गया, ताकि वो अपने आप को मुख्य धारा में ला सके, ताकि वो उस उच्च और निम्न का जो भेद है, तबका है, उसको खत्म करके बराबरी के अधिकार पर आ सके। तो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट तो हमारा ही आ गया ना भाई, हमने उसको अपनाया संविधान में, हमारे अनुसार हमने समानता दी। तो कहां हमने नकल कहां करी? नकल तो तब होती जब हम एज इट इज अपना लेते। पश्चिमी सभ्यता तो कहती है इक्वालिटी का मतलब सबको इक्वल, सबको बराबर अधिकार। फिर चाहे कोई व्यक्ति जन्म से किसी का एक हाथ नहीं हो, एक का पैर नहीं हो, एक बहुत हट्टा कट्टा हो, एक कमजोर हो, एक ट्रांसजेंडर हो, एक महिला हो, तो सभी को ही बराबर अधिकार का मतलब कि सबको अगर खाना दिया जा रहा है तो सबको, अगर रोटी दी जा रही है तो एक एक रोटी सबको ही मिलेगी। तो ऐसे में हो सकता है कि जो हट्टा कट्टा उसका एक रोटी से पेट ना भरे, हो सकता है जिसका जो शरीर से दिव्यांग है उसके लिए रोटी की बजाय दवाइयों की जरूरत हो, उसको अलग विशेष न्यूट्रिशन की जरूरत हो सकता है जो गर्भवती माता है उसको पोषक पूर्ण तत्व भोजन की और अधिक आवश्यकता हो। लेकिन अगर वो पश्चिमी सभ्यता वाले समानता देखते तो ऐसे में तो सभी को एक एक ही चीज मिलती, तो क्या ये अपना अच्छे तरीके से इक्वल हो पाते? नहीं होते। लेकिन क्योंकि भारत में सामाजिक न्याय के कॉन्सेप्ट को लिया गया, सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को लिया गया, तो सबको क्या मिला? सभी को उनकी परिस्थितियों के अनुसार उत्थान के अवसर और सुविधाएं विशेषता दी गई, ताकि सभी लोग इक्वल बराबरी पर आ सके। तो हमने कोई नकल नहीं की किसी की, हमने एक आइडिया लिया, विचार लिया जो सभी लेते हैं, क्योंकि आइडिया विचार तो सारे आ चुके हैं, और कौन सा नया आइडिया विचार कहां से पैदा करते भाई उस समय। हमने वो आइडिया, वो विचार लेकर के उसको हमने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार, भारतीय मूल्यों के अनुसार उसको डाला। ये देखना। दूसरा, जब पश्चिमी आधुनिकता का स्थानीय संस्कृति व्यवस्था से, सांस्कृतिक व्यवस्था से टकराव हुआ तो एक किस्म की संकर संस्कृति उत्पन्न हुई। संकर संस्कृति का मतलब है मिश्रित, मिक्सचर, यानी कि इंडियन ट्रेडिशन और वेस्टर्न ट्रेडिशन, उन दोनों को मिक्सचर संकर संस्कृति है। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे वो कहेंगे कि सर हम तो मिश्रित संस्कृति के नहीं हैं, हम तो इंडियन संस्कृति के हैं। तो दोस्त आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज के समय में आप किसी एक संस्कृति के हो ही नहीं, आप 10 प्रकार की संस्कृतियों का मिश्रण हो। उसका मिश्रण का परिणाम आप देख लो, जैसे आप कपड़ा पहनते हो, जैसे आप सोच रखते हो, जिस तरीके से आप खाना खाते हो, जिन चीज़ों का आप प्रयोग करते हो डेली लाइफ में, दिन प्रतिदिन की जो आपकी दिनचर्या है उसमें, तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ भारत से जुड़ी हुई है, कौन सी चीज़ विदेश से जुड़ी हुई है, कौन सी चीज़ दोनों का मिला जुला सम्मिश्रण है। ऐसा ही है ना भाई, कहाँ आप सारे टाइम धोती कुर्ता पहन करके थोड़ी घूमेगे, लुंगी डाल करके लुंगी डांस थोड़ी करते रहोगे, अपनी अपनी मर्जी से कपड़े चेंज करते हो कि नहीं। कोई जीन्स पहनेगा कभी, है ना, लड़के होंगे तो जीन्स शॉर्ट्स पहनेंगे, निक्कर पहनेंगे, पजामा पहनेंगे, कुर्ता भी पहन लेंगे। लड़कियां होंगी तो वो भी शॉर्ट्स पहनेंगी, साड़ी भी पहन लेंगी, फ्रॉक भी पहन लेंगी, लेगिंग्स भी पहन लेंगी, कुछ भी पहनेंगे। तो सबका अपना अपना एक मिश्रण देखने को मिला। कुछ चीज में भारतीयता झलकेगी, कुछ चीज में पश्चिमी सभ्यता झलकेगी। तो एक मिक्सचर ही तो है सब चीजों का, कौन सा मिक्सचर नहीं है। तो आज के समय में ये यही हुआ है, एक मिक्स जो जिसको हम संकर संस्कृति कहते हैं वो हुआ है। यह संकर संस्कृति पश्चिमी आधुनिकता से कुछ लेने और कुछ छोड़ने की रचनात्मक प्रक्रिया का परिणाम थी।
ऐसी प्रक्रिया को न तो पश्चिमी आधुनिकता में ढूंढा जा सकता है और ना ही देसी परंपरा में, कहीं नहीं ढूंढा जा सकता। ये जो मिश्रण हमने लिया संविधान के कारण ही आ पाया, और ये अच्छा हुआ। ये कोई खराब चीज नहीं है कि हमने पश्चिमी सभ्यता से कुछ चीजें ली तो खराब हो गई, या हमने केवल इंडियन ट्रेडिशन को ही पालन करते रह गए तो वो खराब हो गई। हमने दोनों की अच्छी अच्छी चीजों को लिया। हमने पश्चिमी सभ्यता की जो गलत चीजें थी उनको त्याग दिया, उनको नहीं अपनाया, और हमारे देश की जो गलत चीजें थी उनको भी नहीं अपनाया, उनको भी त्याग दिया। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे देश में एक परंपरा थी कि महिलाएं घर के अंदर रहेंगी, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, काम नहीं कर सकती, पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं है। पश्चिम में यह धारणा थी कि महिलाएं बाहर निकलेंगी, पुरुषों के बराबर हैं, बराबर का अधिकार है। तो हमने उनकी ये अच्छी चीज ले ली और हमारी जो बुरी चीज थी उसको त्याग दिया और हम महिलाओं को बराबर अधिकार दे दिए। समझ रहे? एक मिश्रित संस्कृति, उसी का ही तो परिणाम निकला ये। तो उसी से हम आगे बढ़े, उसी से हम ये चीज निकली। और जो बुरी चीजें थी वो हमने त्याग दी। अब हो सकता है कि बुरी के मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हों, तो उसके चीज में हम नहीं घुसेंगे। लेकिन कहने का मतलब जो हमें पसंद आया, जो चीज हमें अच्छी लगी उसको हमने अपना लिया, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगी उसको हमने नहीं अपनाया। आप भी ऐसा ही करते हो, सभी लोग ऐसा ही करते हैं। तो एक मिश्रित संस्कृति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। और ये ऐसी मिश्रण की प्रक्रिया ना आपको कहीं नहीं मिलेगी, इंडिया में ही मिलेगी। इंडिया की ही खूबसूरती है। और इसीलिए आप देखोगे विदेशों से लोग भारत में आकर के इस संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं बाकायदा इधर आकर के। तो ये खूबसूरती भारत के अलावा आपको दूसरी जगह पर ये जो मिश्रण है वो ना तो हमारी परंपराओं में मिलेगी ना ही विदेशी परंपराओं में मिलेगी। पश्चिमी आधुनिकता और देसी सांस्कृतिक व्यवस्था के संयोग से उत्पन्न इस बहुमुखी परिघटना में वैकल्पिक आधुनिकता का चरित्र है। गैर पश्चिमी मुल्कों में लोगों ने सिर्फ अपने अतीत के आचारों से ही छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन अपने ऊपर थोपी गई पश्चिमी आधुनिकता के एक खास रूप के बंधनों को भी तोड़ना चाहा। इस तरह जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमारे मन में परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के स्वस्थ मेल का भाव था। यानी कि हमने हमारे संविधान बनाते समय आधुनिक सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता की आधुनिकता को लिया और भारतीय परंपराओं की शुद्धता, आचार विचार उनको भी लिया और उन दोनों को मिला जुला करके एक हमने संविधान बनाया। इसीलिए यह संविधान सचेत नयन और अनुकूलन का परिणाम है, न कि नकल का। अनुकूल अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढालते हुए उसका परिणाम है। और इसका उदाहरण आपने अभी मैंने समानता के अधिकार से दिया। इसके साथ साथ अगर आप कहो तो आपने संघवाद देखा, फेडरलिज्म देखा। उस फेडरलिज्म में भी यही था, संघवाद में भी आपको यही देखने को मिला कि हमने एज इट इज तो फेडरलिज्म संघवाद नहीं अपनाया, असममित संघवाद को हमने अपनाया। कोई भी चीज हो, हर चीज के ऊपर हमने अपने देश की परंपरा के अनुसार चीजों को लिया। अब ये आ जाते हैं हमारे भाई साहब बच्चे, इंटेलिजेंट, इतना इंटेलिजेंट बच्चा यार, मेरे को देख करके जलन होती कई बार ऐसे बच्चे को देख करके, यार मैं क्यों इतना इंटेलिजेंट नहीं था उस समय। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट नहीं थे, इंटेलिजेंट थे, बस पढ़ते नहीं थे, मन नहीं लगता था पढ़ने में। पढ़ाई के अलावा बाकी कुछ भी करवा लेते, तफरीद उसमें बड़े माहिर रहते थे। अगर पढ़ाई पर जो सीरियसली ध्यान देते वो ऐसे ही बच्चे की तरह दिमाग से सोचने का काम करते हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं। तो बच्चा आया बोला, बिल्कुल, क्या पहले अध्याय में हमने यही बात नहीं सीखी थी कि समाज के हर तबके के पास संविधान को मानने का कोई वैध कारण होना चाहिए। बिल्कुल सही। संविधान को क्यों मानेंगे? जब आपके लिए उसमें कुछ होगा तभी तो मानोगे। आपके लिए कुछ होगा ही नहीं तो आप उस ऐसी चीज को मानोगे ही नहीं। भाई आप क्लास क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको ज्ञान मिल रहा है, आपको इससे परीक्षा पास होने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको ज्ञान मिलेगा ही नहीं, परीक्षा पास होने को मिलेगा ही नहीं, तो आप क्यों करोगे क्लास? सिंपल सी चीज है। तो आप कोई भी चीज तभी करते हो जब उसमें आपके लिए कुछ हो। तो भारत के संविधान में भी यही है कि समाज के हर तबके के लोग संविधान का आदर इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है, सभी के लिए कुछ ना कुछ चीजें उसमें रहती हैं। अब बात कर लेते हैं सीमाएं क्या है, कुछ लिमिटेशंस क्या है। इतना देखने के बाद कई लोग एकदम गर्व से भर गए होंगे और एकदम जोश से सरोबार हो गए होंगे कि वाह क्या गजब का संविधान है हमारा, इतना बेहतर संविधान है, कहीं नहीं है, गजब करते हो बाबू हैं। तो कुछ सीमाएं भी हैं हमारे संविधान को। ऐसा नहीं है कि हमारा संविधान परफेक्ट है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है जिंदगी में।
कुछ ना कुछ कमियां तो सब में रहती ही हैं, कुछ भी कर लो कुछ ना कुछ कमियां आपको मिलेंगी जो रह जाती हैं। तो ऐसे ही यहां पर देखोगे, इन बातों का यह मतलब नहीं कि भारत का संविधान हर तरह से पूर्ण और त्रुटिहीन दस्तावेज है। जिन सामाजिक परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ उसे देखते हुए यह बात स्वाभाविक है कि इसमें कुछ विवादास्पद मुद्दे रह जाएं, ऐसी बातें बच जाएं जिनके पुनरावलोकन की जरूरत हो। और इस संविधान की बहुत सी ऐसी बातें समय के दबाव में पैदा हुई, फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि संविधान की कुछ सीमाएं हैं। अब ऐसा था, हमारे संविधान निर्माता इस बारे में भी सचेत थे, वो समझदार थे, उन्होंने पता था कि भाई वर्तमान में संविधान बना रहे हैं, वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से बना रहे हैं, तो एक बार का जो ढांचा बनेगा वो परफेक्ट तो बनेगा नहीं, उसमें हो सकता है कुछ कमियां रह जाएं, लेकिन उसका हल उन्होंने दे दिया। ये उन्होंने एक बहुत अच्छी समझदारी का काम किया। उन्होंने क्या किया कि संविधान बनाने के बाद ये नहीं कहा कि जो लिख दिया वो हो गया, यही फाइनल है। उन्होंने कहा कि भाई अगर जरूरत पड़े, किसी मुद्दे पर विवाद होता है, कोई चीज सही नहीं लगती, संशोधन कर लो भाई, अमेंडमेंट कर लो, खत्म बात। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नाम की चीज दी ना, आर्टिकल 368 दे दिया, समय के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार अपने संविधान में परिवर्तन, झंझट ही खत्म। जो चीज गलत है, मुद्दा है, वो जो विवाद का मुद्दा है, उसको उस संशोधन के माध्यम से सुधार लो। और ये इसीलिए हमारे संविधान को जीवंत दस्तावेज भी कहा जाता है, लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। रीजन क्या? क्योंकि उसमें ये सारी चीजें हैं, उसमें संशोधन हो सकता है, और इतने सारे संशोधन हुए हैं, आज तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, अब कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं पर चर्चा कर लेते हैं। पहली बात कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है। दूसरे, इसमें लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मामलों, खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। राष्ट्रीय एकता की भावना एकीकृत है, इस केंद्रीकृत है, इसका मतलब कि सेंट्रलाइज, सभी लोग मानते हैं कि हर कुछ भी हो जाए सब लोग एक ही होंगे, राष्ट्रीय एकता ही होगा। उसमें विविधता को थोड़ा सा, उसका व्यवहारिक पक्ष से थोड़ा सा हट गए हैं। वो ये स्वीकार ही नहीं करते कि भाई आपकी भाषा, धर्म, जाति अलग है तो आप में कुछ अलग अलग विविधता होगी, आप उन चीज़ों के बारे में से हटकर कुछ चीज़ें नहीं सोचोगे। केंद्रीकृत एकता का मतलब है उनको कि संविधान निर्माताओं को लगता है कि सभी लोग केवल भारतीयता के नज़रिए से सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में आप देखोगे तो वो एकता जरूर है, लेकिन लोग अपनी जाति से भी प्रभावित होते हैं, अपने धर्म से भी प्रभावित होते हैं, अपने लिंग, अपने समाज, अपनी भाषा, अपने क्षेत्र, इन सब से प्रभावित होते हैं। और जब भी वो कोई निर्णय लेते हैं, कोई काम करते हैं, तो इनका प्रभाव उनके निर्णय और काम में जरूर देखने को मिलता है। तो वो केंद्रीकृत एकता जो थी वो वास्तविकता में भारत में नहीं है। इसका मतलब ये है, भाव यही है। तो वो बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत एफर्ट कर रहा हूँ। लाइक शेयर नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। लाइक शेयर कर ही नहीं रहे, बाप रे, हद है, जान निकलने को है यहाँ पर, नो स्टॉप, इतनी डिटेल में। शेयर तो कर दो यारो, लाइक शेयर करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्लास के बारे में, अपने दोस्तों तक सबको फैलाओ। और अनअकैडमी का कोर्स आप लोग लेते ही हैं, सभी लोग ले ही रहे, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, ले तो रहेंगे। तो जब आप लेते हो तो कम से कम हमारा रेफरल कोड भी यूज कर लो। हम भी उतनी मेहनत से, बल्कि और ज्यादा मेहनत से पढ़ाते हैं आपको, ईमानदारी से एक एक चीज को डिस्क्राइब करते हुए। तो इसका यूज करना शुरू करो मेरे दोस्तों, LY लाइव का, LYLIVE। कभी भी अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन करें तो LY लाइव कोड प्लीज अप्लाई, LY लाइव रेफरल कोड। मैं आपको एग्जाम के पास होने तक पूरी प्रॉपर गाइडेंस आपको मेरे से मिलेगी। मेरा नंबर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको मेरी डिटेल्स भी मिल जाएंगे। चलिए, दूसरा कि लिंगगत न्याय के मामलों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, ये बिल्कुल सही बात थी। परिवार में आप देखोगे महिलाओं को समानता का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन व्यवहारिकता आज भी देखोगे तो परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच में भेदभाव होता है, और ये वास्तविकता है। हाँ, कुछ परिवार, कुछ समाज, कुछ सुशिक्षित, कुछ समझदार लोग, कुछ ऐसे परिवार हैं जो सभी को इक्वल ट्रीट करते हैं, लेकिन ऐसी संख्या बहुत कम है। आज भी आप देखोगे तो खाने पीने के मामले से लेकर पहनने, और यहां तक कि सबसे बड़ी चीज आजादी। क्या चाहिए हमको? आजादी। किससे आजादी? पुराने विचारों से आजादी। किससे आजादी? दकियानुसी पितृसत्तात्मक विचारों से आजादी। लड़के को आजादी रहती है, जा बेटा कुछ भी कर, कहीं घूम, जो मर्जी आने कर, और लड़की को कह दिया जाएगा कि भाई
सुबह निकल रही है, दिन में ही निकलो, घर से बाहर रात में मत निकलो, 5-6 बजे से पहले घर के अंदर रहनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों के साथ अकेली नहीं जा सकती, ठीक है। अकेला काम अपनी खुद की मर्जी से कुछ करना हो तो वो नहीं कर सकती, अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकती। मतलब हर चीज में आप देखोगे तो भेदभाव कहीं ना कहीं आज भी आपको देखने को मिलेगा। तो संविधान निर्माताओं ने उस बात को थोड़ा सा सीरियस वो नहीं समझ पाए, उसकी सीरियसनेस को। उन्होंने लगा कि समानता का अधिकार दे देने से ही सब चीज बराबर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी परिवार में जो लिंगगत मुद्दे हैं, लैंगिक मुद्दे हैं, वो बड़े प्रमुख रहते हैं। आज भी देखोगे तो श्रम का विभाजन इसी तरीके से होता है। महिलाओं को घर का काम करने के लिए कहा जाता है, पुरुष मजे करते हैं बाहर। अब ऐसा भी मत समझ लेना सारे पुरुष नाराज हो जाओ मेरे से, क्योंकि सर आप तो पुरुषों के खिलाफ हो गए, हम पुरुष एकता पार्टी बनाएंगे, आपके खिलाफ मोर्चा निकालेंगे और नारे लगाएंगे कि पुरुषों के खिलाफ बोलने वाले ललित सर की हाय हाय। ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद पुरुष हूं, लेकिन एक वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूं, एक रियलिटी जो है ना भारत के समुदाय में, संविधान में, समाज में, वो चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं दोस्त। वो है आज भी। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आपको कुछ प्रिविलेज मिलते हैं जो आपकी फीमेल मेंबर जो सदस्य हैं परिवार के, उसको नहीं मिल पाते। ये एक है, ये आज भी हमारे समाज की एक कुरीति बनी हुई है। तो एक सीमा है कि लिंगगत मुद्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तीसरा ये कि यह बात स्पष्ट नहीं है कि एक गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाले खंड में क्यों डाल दिया गया। और यह भी एक सीमाएं डाली गई। यह भी है कि बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जो आपके पास मौलिक अधिकारों में होने चाहिए थे, नहीं हुए। जैसे कि आपने देखा कि पंचायती राज जो है उसको नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया। भोजन, आय की असमानता, रोजगार करना, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपके मौलिक अधिकारों में होनी चाहिए थे, ये बात कहता है। ये एक सीमा रही थी, लेकिन इन सीमाओं को पार पा लिया गया है। इस सीमा को हमने थोड़ा सा आगे इससे निकल गए। कैसे निकले ये बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। आप में से मेरे बहुत सारे दोस्त, प्यारे मित्र यहां पर हैं, कैसे पार पाया भाई? कुछ तो बोलोगे, ये कमेंट में आपस में ही उलझे रहोगे। चलो देखो, इससे पार पाने के दो तरीके हमने देखे। एक संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और दूसरा न्यायिक व्याख्याएं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जिसको हम न्यायिक सक्रियता का हिस्सा बोलते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म का हिस्सा बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बहुत सारी चीज़ों को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही व्याख्यात कर देती है। जैसे आपका जीवन का अधिकार का जो अधिकार है ना, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, उस अनुच्छेद 21, उसके अंतर्गत स्वच्छ पेयजल का अधिकार डाल दिया, स्वच्छ वायु का, स्वच्छ आपका पर्यावरण, रोजगार, ये सारी चीज़ इसमें डाल दी गई। ऐसे ही संविधान संशोधन के माध्यम से समय समय पर आप देखोगे बहुत सारी चीज़ों को मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया। जैसे शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मौलिक अधिकारों में समय समय पर डाल करके दी गई सरकार के द्वारा। तो उस समय उन सभी चीज़ों को मौलिक अधिकारों में डाला नहीं जा सकता था। उसका कारण ये था कि हमारी परिस्थितियां उस समय ऐसी नहीं थी, इतने उन्नत समाज में हम नहीं थे, इतना पैसा हमारे पास नहीं था, इतनी सुविधाएं, संसाधन हमारे पास नहीं थे कि हम उन सभी अधिकारों को लोगों तक पहुंचा सके। सोचो, क्या आप 1950 के समय की मैं बात करता हूं, जब भारत गरीबी से पीड़ित था, दंगों से पीड़ित था, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी की समस्या थी। ऐसे में अगर आप कहो कि उस समय पंचायती राज का होना चाहिए था, उसका इलेक्शन होना चाहिए था, तो क्या वो संभव हो पाता? क्या इतने बड़े भारत में निष्पक्ष रूप से पंचायतों के इलेक्शन कराए जाते? क्या इतना पैसा था हमारे पास कि हम वो सारा पैसा वो मशीनरी इलेक्शन पर लगाएं? और दूसरी तरफ जो जहां पर आधी से ज्यादा जनसंख्या भारत की गरीबी में भूखों मर रही हो, नहीं था। तो संविधान निर्माताओं ने सही फैसला लिया था। उन्होंने समय पर छोड़ दिया, उन्होंने सरकारों पर छोड़ दिया, आने वाली सरकारों पर, कि भाई जब तुम अमीर होगे, जब तुम एक सही परिस्थिति में आओगे, तो इन नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार में डाल देना, कानून बना लेना, इनके आधार पर संवैधानिक दर्जा दे देना संस्थाओं को। और अगर ना भी बनाओगे तो भी अल्टीमेटली काम तो इसी के आधार पर करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, जितनी भी सरकारें आती हैं वो नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर ही काम करती हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बिना उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है।
अगर कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों के अवहेलना करके काम करेगी तो वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मेन है, इसी के अनुसार काम करेगी तो उसको अगली बार भी वोट मिलेगा, अगर नहीं करेगी तो अगली बार भी वोट उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जन कल्याण से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो इन्हीं में, नीति निर्देशक तत्वों में ही है, इन्हीं से ही संबंधित सरकार नीतियां बनाती है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है कि संविधान की इन सीमाओं के कारण को समझना और दूर करना संभव है, लेकिन यहां यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा तर्क यह है कि संविधान की सीमाएं इतनी गंभीर नहीं है कि ये संविधान के दर्शन के लिए ही खतरा पैदा कर दे, यानी कि समस्याएं हैं लेकिन इतनी गंभीर नहीं कि हमारे संविधान के दर्शन को नुकसान पहुंचाती हो, संविधान को एक निम्न संविधान बनाती हो। ठीक है, तो ये थी यहां तक की क्लास, ये हमारा संविधान, और आज की क्लास आपकी समाप्त और इसी के साथ 11th क्लास समाप्त। तो बधाई हो आप सभी लोगों को, 11th क्लास आप लोगों ने समाप्त कर ली आज फाइनली। बहुत डिटेल में पढ़ाया दोस्त, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाया होगा, ना पढ़ा सकता है, ढूंढ लो यूट्यूब पर जाकर के। 60 घंटे 11th क्लास को लेकर के मैंने पढ़ाया इस बुक को। ये किताब 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर को 60 घंटे में खत्म करा है, 60 आवर्स। एक एक लाइन को बहुत विस्तार से समझाया है आपको, और यही समझ बनाएगी। और अगर आपने ईमानदारी से देख ली सारी की सारी क्लासेस, आपसे बेहतर उत्तर कोई नहीं लिखेगा, आपसे बेहतर समझ कोई नहीं बना पाएगा। ये मैं श्योरिटी से बोल सकता हूं कि आप सोचने समझने वाले इंसान तो बन जाओगे अगर आपने ये क्लास देख ली। आपका एटीट्यूड में, आपके व्यवहार में जरूर सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा, आप एक इंसान की तरह व्यवहार करने जरूर लग जाओगे अगर आप ये पूरी की पूरी क्लासेस देख लेते हैं तो। ठीक है, और अगर हमारी मेहनत पसंद है और आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी पर कभी भी कोई कोर्स लेना चाहते हैं, तो इस कोड को अप्लाई कर देना दोस्त, LYLIVE कोड है, LYLIVE, इसको जरूर अप्लाई करें। अनअकैडमी से फोन आए तो भी उनको बताना कि हम तो ललित सर से बात कर चुके हैं, LYLIVE रेफरल कोड से हम सब्सक्रिप्शन जो है वो लेंगे। ठीक है, तो चलिए आपसे कुछ चर्चाएं कर ली जाए। ये मेरे कोर्स हैं अनअकैडमी पर, 3 ऑप्शनल में पढ़ाता हूं और जीएस का एक बहुत बड़ा एरिया इससे कवर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मैं दे देता हूं, और वो इंफॉर्मेशन उनको थोड़ा ध्यान से समझना। YouTube के ऊपर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमें। अनअकैडमी के अगर आप देखोगे तो पिछले 1.5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली क्लास है वो भी हमारी ही है। एम लक्ष्मीकांत का जो पहला पार्ट था, लगभग 1.6 मिलियन, 16 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है, तो वो भी एक रिकॉर्ड है। तो वो ये भी दिखाता है कि हमने भी खूब मेहनत की, इतने लंबी लंबी मैराथन आपके लिए लेकर गए, दिन रात एक करके, आपने भी प्यार दिया। अब उसी प्यार को देखते हुए आपके लिए एक बहुत विशेष सीरीज हमने चला रखी है YouTube के ऊपर, जिसमें हर हफ्ते मेरी आपके लिए कोई ना कोई 30 घंटे या 20 घंटे की एक मेगा मैराथन क्लास आती है, जिसमें आपको सारी की सारी चीजें सीक्वेंस में एक ही जगह पर मिल जाती हैं, बिखरी हुई नहीं रहेंगी। आपको इधर उधर देखने की या बार बार अलग अलग जगहों पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज को बहुत विस्तार से डिटेल में पढ़ाते हुए, उनको एक साथ जोड़ते हुए ऐसी मेगा मैराथन क्लासेस मैं YouTube पर हर हफ्ते लेकर के आता हूं। अभी आपको कौन कौन सी क्लासेस मिलेंगी वो मैं आपको बता देता हूं, कौन कौन सी क्लासेस आ चुकी हैं। उसके आने से पहले मैं ये बता देता हूं कि कल मॉर्निंग में 11 बजे 23 तारीख को 31 घंटे की मेगा मैराथन स्टार्ट होगी। 11 बजे नॉन स्टॉप एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक, जो भारत के सभी एग्जाम्स में धर्म ग्रंथ का दर्जा जिसको दिया जाता है, ये वो पुस्तक है। तो ये पुस्तक प्रारंभ होगी 11 बजे से। ठीक है, और 31 घंटे की मेगा मैराथन है, हिंदी मीडियम के लिए विशेष तौर पर बनाई गई है, आप सभी के लिए बनाई गई है, ताकि आप सब लोग उसमें अच्छा रिजल्ट ला सकें, एक अच्छा रैंक ला सकें, एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। हिंदी मीडियम का रिजल्ट जो गिर रहा है उसी को दूर करने के लिए ये विशेष प्रयास किए गए हैं, और बहुत एनर्जी से, बहुत जान से बनाई हुई वो क्लासेस हैं, उनको जोड़ा गया है सबको। तो वो सारी की सारी आपको देखनी है, वहां पर एक भी मिस नहीं करना है, अंत तक देखनी है।
और उसको शेयर करना है, इतना शेयर करना है अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, जो भी जान पहचान का जहां पर भी मिले उसको शेयर जरूर करो यारों। आप सब लोग शेयर करेंगे तभी तो लोगों तक वो चीज़ें पहुंचेंगी, तभी तो लोग एजुकेटेड होंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के पास जितने ज़्यादा के पास ये चीज़ें पहुंचेगी उतने ज़्यादा उनकी समझ विकसित होगी, उतना ज़्यादा रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। ये ध्यान रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो अगर आप उसको शेयर करोगे, बांटोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो ये हमारी तरफ से गुजारिश है कि शेयर करो यार क्लासेस को, आप शेयर नहीं करते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, ये देख लीजिए, ये मेरा टेलीग्राम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, इधर आपको मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगी, आप मेरे से फ़ोन भी कर पाएंगे, मेरे से बात भी कर पाएंगे। और कोई भी समस्या सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं और अगर आप अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अनअकैडमी का जो मेरा चैनल है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला टेलीग्राम पर, उसमें आपको मेरी नंबर, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर जो भी मेरे दोस्त हैं वो अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं LYLIVE, तो इससे आपको मैं पर्सनली एग्ज़ाम तक गाइड करूंगा। ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक टीचर आपको गाइड करता हो एग्ज़ाम पास होने तक, और उसमें आपको मेरी तरफ से पूरी की पूरी सपोर्ट, पूरी की पूरी हेल्प जो है वो आपको मिलेगी। तो अगर आप वो चाहते हैं तो आप LY लाइव रेफरल कोड अप्लाई करना, क्योंकि आप देखोगे कि मैक्सिमम मामलों में टीचर और स्टूडेंट का डायरेक्ट संपर्क हो ही नहीं पाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं अपने सभी स्टूडेंट से बात करता हूँ, मेरी मैनेजर भी हैं टीना जी, लेकिन अगर आपको मेरे से बात करनी होती है तो वो बात कराती हैं और मैं ही बात करता हूँ। और सब्सक्रिप्शन के बाद तो आपको पूरी प्रॉपर जो गाइडेंस है वो मैं ही देता हूँ, मैं ही अपने पर्सनल नंबर से, पर्सनल ग्रुप से, लेकिन उसके लिए रेफरल कोड में आपको LY लाइव अप्लाई करना है, ठीक है। ये अप्लाई करेंगे, आपको आगे तक मेरी तरफ से पूरी की पूरी मदद, हेल्प आपको मिलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि YouTube के ऊपर कौन कौन सी मेगा मैराथन आ चुकी है। YouTube के ऊपर एक 30 घंटे की NCERT की मेगा मैराथन है मेरी, जिसमें मैंने 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की सभी पॉलिटी की NCERT कवर कराई हैं, बहुत डिटेल में कराई हैं, बहुत काम की चीज़ों के साथ, प्रश्नों के साथ, कैसे प्रश्न प्री में आएंगे, कैसे मेंस में आएंगे, उन सबको लेकर के वो मैंने करवाया है। ऐसे ही एक 31 घंटे की एक और मैराथन है, मेगा मैराथन, जिसमें आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन मैंने कराया है। पूरी की पूरी आंतरिक सुरक्षा, पूरा का पूरा आपदा प्रबंधन, वर्तमान समय तक की करंट अफेयर के साथ वो मैंने अपडेट करा दिया है, उसको जरूर जा करके देख लेना। बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ी समझ आपको उससे विकसित होगी। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें भारत की विदेश नीति वाला जो एरिया है, फॉरेन पॉलिसी वाला जो एरिया है, उससे रिलेटेड एक 22 घंटे की क्लास वहां पर आपको मिलेगी। 22 आवर्स की एक क्लास है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, भारतीय विदेश नीति की, वो आपको वहां पर मिलेगी, वो आप देखना, ठीक है। इसके साथ साथ आपको M लक्ष्मीकांत की एक 31 घंटे की मैराथन क्लास अभी आने वाली है, कल है। और उसके बाद M लक्ष्मीकांत की ही और बहुत सारी मेगा मैराथन क्लासेस आएंगी, 30 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे की। 11th क्लास की NCERT जो आपने अभी पढ़ी, इसकी 2 मेगा मैराथन आने वाली हैं आने वाले कुछ ही दिनों में। एक जिसमें 20 घंटे की क्लास रहेगी और दूसरा पार्ट जिसमें 40 घंटे की क्लास रहेगी। तो ये सारी की सारी मेगा मैराथन एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, एक ही जगह पर मिल जाएंगी। और इतना मेरा मानना है कि अगर आपने ये मेरी क्लासेस देख ली, जो कि फ्री हैं यूट्यूब पर, अगर देख ली तो इंसान तो आप बन ही जाओगे। और एग्जाम में पॉलिटी आपका कभी भी खराब नहीं होगा, पॉलिटी का एरिया आपका हमेशा के लिए सुधर जाएगा। बहुत डिटेल से आप एग्जाम में पॉलिटी के सवालों को हल कर पाओगे। आपसे बेहतर नंबर पॉलिटी में किसी को नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कम समय में पूरी तैयारी करनी है, बेहतर तैयारी करनी है, तो आप अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोर्स ज्वाइन करते समय हमारी मेहनत को ध्यान में रखना। तो जब भी ज्वाइन करें तो LY लाइव इस कोड के साथ अप्लाई करना। जब भी ज्वाइन करेंगे तो किससे करेंगे? इस कोड के साथ, LY लाइव, ये अप्लाई करना। अनअकैडमी पर के ऐप के ऊपर कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं जो फ्री क्लास होती हैं, वो सारी की सारी फ्री स्पेशल क्लासेस में मैंने वहाँ पर भी पॉलिटी सीक्वेंस में थोड़ी करवाई है और करवा रहा हूँ। लाइव क्लासेस वहाँ पर होती हैं मेरी, डेली सुबह 9 बजे
या अब उसका टाइम थोड़ा चेंज करके 7 बजे कर रहे हैं, वहाँ पर वो क्लासेस होती हैं। तो आप वो क्लासेस भी ज़रूर देखिए। उस फ्री क्लास के लिए भी आपको एक्सेस के लिए ये कोड डालना पड़ेगा। जब भी आप सब वो फ्री क्लास देखना चाहिए, मेरी ही नहीं किसी की भी फ्री क्लास देखना चाहते हो, जिस भी टीचर की फ्री क्लास देखना चाहते हो, अनअकैडमी के ऐप पर डेमो लेना चाहते हो, तो ये कोड लगा देना। इस कोड से वो फ्री क्लासेस भी खुल जाएंगी। और जब एडमिशन लोगे, सब्सक्रिप्शन लोगे, तो इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस, इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होगी कि एक टीचर आपको पर्सनली गाइड कर दे। और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को दोस्तों करता हूँ पर्सनली गाइड, बहुत डिटेल में गाइड करता हूँ। ठीक है, और एग्ज़ाम पास होने तक करता हूँ। कहीं पर भी आपको ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी कि कोई भी बड़े टीचर हैं और वो आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हो, डायरेक्ट आपको गाइड कर रहे हो, चाहे आपने सब्सक्रिप्शन लिया हो या ना लिया हो, लेने के बाद भी। लेकिन यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मेरे कोड से लेते हैं, तो आपको क्लासेस सबकी मिलेंगी, नोट्स सबके मिलेंगे, कोर्स सबका मिलेगा। लेकिन मैं पर्सनली 1 to 1 गाइड करता हूँ। और आप देख लेना, बाकी बहुत सारे दोस्त हैं जो बने हुए भी हैं और जो हैं, उन सबका अपना ग्रुप है, उनको मैं पूरा प्रॉपर गाइडेंस रखता हूँ, तो वो गाइडेंस आपको मिलेगी। तो अगर आपको वैसी गाइडेंस चाहिए जो कि एग्जाम पास कराने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वही मैं तो यही मानता हूँ, गाइडेंस का ही खेल है सारा का सारा, एक सही मार्गदर्शन का ही खेल है। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं LY लाइव कोड से। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर जो सब्सक्रिप्शन नहीं लेते उनको क्या गाइड नहीं करोगे? उनको भी करता हूँ मैं। जब फ़ोन आता है तो मैं सबको ही गाइड करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को गाइड नहीं करता। हाँ, थोड़ी सी कई बार लिमिटेशन हो जाती है कि विदाउट सब्सक्रिप्शन के फ़ोन बहुत ज़्यादा होते हैं, दिन भर फ़ोन आते हैं सैकड़ों की संख्या में, तो मैं सब फ़ोन में अटेंड नहीं कर सकता हूँ और सबको मैं उतना टाइम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे को क्लासेस भी लेनी है, मेरी पर्सनल लाइफ भी जीनी है, मेरा NGO है, मेरे बच्चे हैं 110 से ज़्यादा जिनकी पूरी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, उनको भी पढ़ाना होता है, उनकी भी लाइफ देखनी होती है। तो ऐसे में एक कैटेगराइज करना चीज़ों को ज़रूरी हो जाता है, जिसके लिए मैं उन स्टूडेंट्स को प्रीफर करता हूँ जो हम पर भरोसा करते हुए क्लासेस में आए हुए हैं, LY लाइव कोड के साथ ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने कोर्स, तो उनको मैं प्रॉपर टाइम देता हूँ, पर्सनल नंबर से प्रॉपर सारी की सारी उनको हेल्प हमारी तरफ से मिलती है, गाइडेंस उनको रेगुलर मोड पर मिलती रहती है। तो आप इस कोड को ज़रूर यूज़ कीजिए। इसका यूज़ बहुत कम हो रहा है दूसरों के मुकाबले देखें, और जबकि मेहनत हम उनसे कहीं ज़्यादा ही करते हैं, कहीं ज़्यादा ही अच्छा कंटेंट सीक्वेंस में सीरीज़ वाइज लेकर के आते हैं आपके लिए। इस तरीके से सीरीज़ वाइज सीक्वेंस में आपको किसी ने नहीं करवाया होगा, ये ध्यान, ये भी मैं बहुत ही पुख्ता तौर पर बोल सकता हूँ, क्योंकि चीज़ों को जो शुरू करते हैं उन्हीं चीज़ों से को ही कंप्लीट करके ही फिर अगली चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक चीज़ ख़त्म किए बिना दूसरी चीज़ के ऊपर कूद गए, पहले उस चीज़ को ही कंप्लीट करते हैं। इसीलिए आप देखोगे पिछले 1 साल से मैं आपको पॉलिटी ही कंप्लीट करा रहा हूँ और बहुत अलग अलग डायमेंशंस के साथ बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ। हाँ, ये है कि कम समय में सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे जल्दी चाहिए तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप LY लाइव कोड से आ सकते हैं। जल्दी ही मार्च महीने में 1 मार्च से इतिहास की क्लासेस में शुरू करने वाला हूँ, हिस्ट्री शुरू करूँगा। ठीक है, हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट होंगी और NCERT से मैं स्टार्ट करूँगा, 6th क्लास की हिस्ट्री की NCERT से। जैसे मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाया है लाइन बाय लाइन, वैसे ही लाइन बाय लाइन मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, वैसे ही लाइन बाय लाइन मैं आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊँगा। तो इतिहास और अर्थशास्त्र, इन दोनों की क्लासेस भी मार्च के महीने में मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। मार्च, इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, वो आपकी 1 मार्च के आसपास शुरू हो जाएगी, और इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, वो अप्रैल में आपसे शुरू होगी, यूट्यूब पर ही होंगी। ठीक है, और तो बहुत डिटेल में हम उसको पढ़ाते रहते हैं। तो चलिए, आप सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। आप सब लोग ईमानदारी से आगे बढ़िए, पढ़िए। टेलीग्राम चैनल आपके सामने है, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, इसको ज्वाइन कर लीजिए। फीस में डिस्काउंट हो इसके लिए LY लाइव रेफरल कोड अप्लाई कीजिए, LYLIVE। हमारी पर्सनल गाइडेंस के लिए भी यही कोड काम करेगा। और आप सबसे फिर अगली क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। आने वाले समय में 11th क्लास की जो सेकंड बुक है वो, और 12th क्लास की जो 2 बुक है पॉलिटी की, वो मैं क्लासेस कराऊंगा। जैसे ही लाइव सेशन यहाँ पर स्टार्ट होते हैं इस चैनल पर, अभी लाइव सेशन स्टार्ट नहीं हो पा रहे, इसीलिए M लक्ष्मीकांत का बचा हुआ एरिया मैं नहीं करवा पा रहा हूँ, और ना ही 12th क्लास की NCERT को करवा पा रहा हूँ। मजबूरी में रिकॉर्ड करके आपके लिए क्लास देनी पड़ रही है। लेकिन जैसे ही लाइव क्लासेस प्रारंभ होंगी, टेक्निकल समस्या दूर हो जाएगी, तो मैं
वैसे ही 12th क्लास की सारी एनसीईआरटी करवा दूंगा दोनों। एम लक्ष्मीकांत का जो पार्ट 19 है जो लाना है, उसके बाद से सारे के सारे पार्ट्स में धड़ाधड़ लेकर के आ जाऊंगा जैसे ही लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी तो, ठीक है। तब तक मैं आपको, मेरी तरफ से प्रयास रहेगा कि आपको बाइलिंगुअल वाला जो चैनल है जहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाता है, वहाँ पर मैं लाइव जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरी लाइव क्लासेस होती हैं। तो वहाँ पर आप डेली 5 बजे इवनिंग में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी करवा रहा हूँ, वहाँ पर भी लाइन बाई लाइन करवा रहा हूँ। तो वहाँ पर आप लाइव तब तक मेरे साथ जुड़ सकते हैं उन क्लासेस में, ठीक है। और तब तक इस चैनल पर, हिंदी वाले चैनल पर, मैं आपके लिए रिकॉर्डेड सेशंस, रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं वो लगातार कुछ समय में आपको लगातार मिलती रहेंगी, भेजता रहूँगा। तो आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। आप सबको वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।